नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो भारत की अध्यक्षता में G20 का सफल आयोजन पूरे विश्व के लिए भारत ने एक नया कीर्तिमान भी बनाया, चर्चा का विषय भी रहा। बहुत सारे और अपडेट्स G20 से लेकर किस तरह से इंडियन मार्केट्स के लिए भी ये क्रूशल हो सकते हैं, इस पर भी आगे चर्चा होगी। लेकिन नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है अजय और डिम्पी। चलिए क्विकली एक बार इसके 4 बड़े ट्रिगर्स समझ लेते हैं जो आपके लिए आज की ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाने में काफी क्रूशल होंगे। पहला, ग्लोबल मार्केट्स से उनके किस तरह के। देखिए, शुक्रवार को वहां पर बढ़त देखने को मिली। डाउ भी लगभग 75 अंक चढ़ा। आपको याद होगा टेक्नोलॉजी स्टॉक से थोड़ा प्रेशर था, वहां थोड़ी सी माइनर सी बढ़त थी, लेकिन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी ऊपर बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, हम 19,900 के ऊपर दिख रहे हैं इस वक्त गिफ्ट निफ्टी के। अगर आप चाल को देखें तो जो बड़े ऐलान हुए हैं, 2 बड़े स्पेसेस, रेल और पोर्ट की कनेक्टिविटी और बायोफ्यूल शेयरों पर, इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़े हुए जितने भी शुगर काउंटर्स हैं उन पर आज कैसी स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस पर आगे डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां जहां होगा, न्यूज फ्लो का एक्शन जहां जहां इंपैक्ट दिख सकता है। अडानी स्टॉक्स पर क्या प्रमोटर ने अपनी स्टेक बढ़ाया, तो क्या यहां पर और खरीदारी के ट्रिगर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से लार्ज कैप्स में HDFC बैंक वापस आते हुए शुक्रवार को दिखा, क्या अब HDFC बैंक और बैंक्स में तेजी अब दिख रही है जहां मौके बनने चाहिए, और तेजी में है भी अब बाजार, तो क्या बेट्स अब बैंक्स पर होनी चाहिए, क्योंकि HDFC बैंक अब तक लगातार था। गोल्डमैन सैक्स ने भी यहां पर 2051 का लक्ष्य भी दिया, एक नई रिपोर्ट आई है। तो ये सारे ट्रिगर्स, लेकिन सबसे पहले बात उस सॉरी ये जो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं ना, ये सदियों तक रहेंगी, और साथ ही साथ ना केवल हम इस पे गर्व कर रहे हैं बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी भी इस पे गर्व करेगी। और ये तस्वीरें ऐसी हैं जहाँ पे भारत की शक्ति भी पता लगती है। और साथ ही साथ एक तस्वीर आपने G20 के साथ में और देखी होगी, जब महात्मा गांधी की समाधि पर देश के सभी बड़े नेता वहाँ पे पहुँचे थे। और ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि आप कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना बन जाएं, लेकिन आप राज तभी करेंगे जब अहिंसा के रास्ते पे होंगे और सत्य के रास्ते पे होंगे। ये इसका मूल सिद्धांत है कि देश की विश्व की 20 बड़ी शक्तियां उनके आगे नतमस्तक हो रही थीं जिन्होंने शांति का उपदेश दिया। अजय, ये तो एक छोटी सी ही बात है जो भारत के इतने बड़े संस्कृति और इतने बड़े साम्राज्य में दिखती है। इसके अलावा भी जो तस्वीरें दिखी वो अपने आप में छटा बिखेर रही थी, रंग बिखेर रही थी। आपने कैसे एनालिसिस किया इस पूरी G20 को? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए डिम्पी, हम जो है इतिहास का पार्ट बन रहे हैं। वी आर वॉकिंग थ्रू हिस्ट्री। मैं अपने सर्कल में, अपने मित्रों को, अपनी फैमिली में, स्टॉक मार्केट तो एक छोटा सा अंग है, लेकिन जो इकोनॉमी का हिस्सा, इस समय जो फेज है हमारे इकोनॉमी का, और G20 जैसे कदम जो गवर्नमेंट और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, हम एक इतिहास का पार्ट बन रहे हैं। एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ रहे हैं, और जिस तरीके से भारत उन बदलावों को एम्ब्रेस ही नहीं कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रहा है। जिन मुद्दों में बातचीत हुई वो मेरे लिए, अगर आप देखिए, काफी लोग कहेंगे साहब G20 तो बहुत ग्लोबल ज्ञान है, इसका असर क्या होगा हमारे मार्केट पे। भाई साहब, आप देखिए कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं। जितने भी EV रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जितने पावर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, आप देखिए जो रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको सऊदी से आना शुरू हो गए। L&T को 35,000 करोड़ का ऑर्डर लास्ट कब मिला था आपको याद है? ऑल टाइम हाई में बैठा है L&T। ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट कोरिलेशन है। जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ रहा है उसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, और बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, हमारी इकोनॉमी बदल रही है। इकोनॉमी बदल रही है तो स्टॉक मार्केट क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करेगा? पहली बात। दूसरी बात,
वसुदैव कुटुंबकम, वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, ये जो हम मोटो लेके आगे बढ़े हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका निर्धारण किया था। और आप देखिए सारे, ये देखिए इतनी शानदार प्लेट हमारे डेस्क ने बनाई है। ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है पूरे दुनिया में, अगर आप देख लीजिए और आप इकोनॉमी हिस्ट्री को पढ़िए, आप इतिहास को पढ़िए, फाइनेंशियल इतिहास को, आपको दिखाई देगा कि ग्रोथ इस समय इंडिया के अलावा दुनिया भर में ग्रोथ का इशू है। ग्रोथ को इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के अलावा लाया ही नहीं जा सकता किसी चीज से। और ऐसे $multi-billion इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बातचीत की हमने, इससे पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में ग्रोथ इग्नाइट होगी। उसका फायदा भारत को भी मिलेगा और भारत के जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स उनको भी मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए, जिस्ट में अगर हम तीन चार बातें खास तौर पे देखें, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। दूसरा, न्यू एनर्जी और फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस में पूरा दुनिया एक साथ मेहनत करेगी। बायोफ्यूल्स और ये जो आपका मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इनका आपको आगे आने वाले महीनों, क्वार्टर्स में बड़ी बड़ी भारत की जो कंपनीज हैं उन सब में आपको उनके ऑर्डर्स में रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो बहुत मजा आया देख के। अब देखिए, इससे इंडियन मार्केट को भी देख लीजिए। अगर आप पूरे दुनिया में एक फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड है, लेकिन इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिवनेस आपको मार्केट में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ ही रही है। बिल्कुल, ये तो बाजार प्राइसिंग कर रहा था पिछले हफ्ते जिस तरह की चाल चली। लेकिन एक बार एक एक करके ग्लोबल मार्केट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज वहां देखिए वीकली आधार पर तो लॉसेस ही थे। शुक्रवार को थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक देखा, क्योंकि बड़े ट्रिगर्स तो इस हफ्ते से आने हैं। सीपीआई आएगा, पीपीआई आएगा। जी हाँ, आप सही कह रही हैं कि फ्राइडे को एक रिबाउंड हुआ। ऑन फुल वीक के लिए अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट दबाव में थे। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें, सबसे बड़ी चीज जो मुझे चिंताजनक दिखती है वो है 105 के करीब आ चुकी है डॉलर इंडेक्स। लेकिन अच्छी बात यह कि इमर्जिंग मार्केट में कोई उपद्रव नहीं मच रहा, उसकी वजह से हाँ हमारा बाजार भी काफी अच्छी तरह से ले रहा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो यील्ड्स भी अभी एलिवेटेड है और डॉलर इंडेक्स बढ़ी हुई है। लेकिन इस हफ्ते जो आपने बताया, पीपीआई का डेटा आएगा, परचेजिंग पावर इंडेक्स, यूएस सीपीआई का डेटा आएगा, और ये डेटा सितंबर में आ रहा है, जस्ट अहेड ऑफ दूसरी फेड मीट जो कि नवंबर में होगी। इस वाले डेटा पर नजर रखिएगा। वेडनेसडे थर्सडे को आएगा, रिटेल सेल्स डेटा भी आएगा। तो वेडनेसडे थर्सडे के बीच में आपको काफी बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिलेंगे, जिससे मालूम चलेगा कि ग्लोबल मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। उससे पहले चीजें सामान्य नजर आ रही, लेकिन वो जो डेटा आपने बताया जिसका उस पर निवेशकों को और ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक लिंक देगा कि यूएस का फेडरल रिजर्व किस करवट बैठना चाहता है। ठीक है, तो ये यूएस की बात हुई और यूएस की ही मार्केट इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जिसके बारे में जी आपको बता रहे थे। लेकिन आज एक और पॉइंट भी है, वो है डोमेस्टिक मार्केट हमारे। अब हम ऑल टाइम हाई के वापस बेहद करीब पहुंच गए हैं। पिछली बार 9 पॉइंट से छूट गए थे 20,000 लगाने में, इस बार 20,000 लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी लग रही है डिम्पी, और आपके मुंह में घी शक्कर और बड़ा वाला बाइडेन जलेबा, क्योंकि पूरी दिल्ली में तो बाइडेन जलेबा की बात हो रही है। देखिए, जलेबी की बात से आपके चेहरे पे कितनी प्यारी मुस्कुराहट आ गई, क्यों ना हो। इस वीकेंड में मैंने जलेबी खाई थी तिवारीज की, मुझे बहुत बड़े मिठाई वाले हैं। लेकिन कमिंग बैक मैंने पहले इसलिए खाली एडवांस में, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस बार ऑल टाइम हाई को हम नेगोशिएट करेंगे, उसे हम छू देंगे और उसके पार जाएंगे। जिस हिसाब से एफआईएस की कैश में सेलिंग एक तरफ कम होना शुरू हुई, 2,500-3,000 हज़ार करोड़ बेच रहे थे कुछ समय पहले तक, वो कम हो गए, कुछ 100 करोड़ रह गई है। दूसरा, एफआईएस एफिनो में बहुत लॉन्ग पोजीशंस डाल रहे हैं। इनफैक्ट अभी हम और डिम्पी 15 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, 40 समथिंग पे आ गई थी, 41, 42, अंडर 45। इस समय 60% के करीब लॉन्ग पोजीशंस आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं एफआईएस की लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स पे आना शुरू हो गई हैं। दूसरी बात यह कि इंडेक्स में बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। इंडेक्स की जो कंपोनेंट्स बाजारों खींच रहे हैं वो बहुत दिनों से साइडवेज थे। तो ये जो चर्निंग के बारे में हमेशा बात करते हैं, एलएनटी आ गया ऑल टाइम हाई पे। इंडेक्स में रिलायंस की चाल के बिना, सबसे बड़े स्टॉक के बिना भी इंडेक्स तेजी मार रहा है। इनफैक्ट पिछले शुक्रवार से एक वीक के अंदर आप पकड़े, शुक्रवार टू शुक्रवार हम लोग 600-700 पॉइंट निफ्टी में छलांग लगा चुके हैं। किसके बल पे? पीएसयूज के बल पे। बीएसयू में एक बड़ी रीरेटिंग हो रही है। एलएनटी, एचडीएफसी बैंक तो अभी शुक्रवार से चलना शुरू हुआ। एचडीएफसी बैंक के चले बिना भी, रिलायंस के चले बिना भी आपको कोल इंडिया, ओएनजीसी, आरईसी, पीएफसी, ढेरों ऐसे पीएसयूज हैं जिसमें आपको बड़ी तेजी नजर आ रही है, और उसकी वजह से इंडेक्स में जितने भी पीएसयूज हैं खींच रहे बाजार को। एक बहुत
मजबूत बात है। दूसरा, फ्राइडे को जो कमेंट्री आई कि आईसीआरआर को, इंक्रीमेंटल सीआरआर को वापस फेज वे में लिया जाएगा, अंकुर ने ऑफकोर्स ये खबर पहले ही आई थी ना, स्वदेश से बेची थी, उससे बैंक निफ्टी को बल मिला और थर्सडे सेकेंड हाफ से एचडीएफसी बैंक चलना शुरू हो गया। आज एचडीएफसी बैंक पे गोल्डमैन सैक्स का अपग्रेड भी आया, तो एचडीएफसी बैंक इस हफ्ते और सपोर्ट कर सकता है। रिलायंस जो है जायंट है, वो सो के उठ रहा है धीरे धीरे, और वो भी इस हफ्ते आपको नजर रखनी चाहिए। बाजार में आपको तेजी वहां से मिल सकती है। तो इंडेक्स में ट्रेल के लिए लॉन्ग को बहुत बढ़िया पोजीशनिंग है, बाजार की धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का भी कंट्रीब्यूशन है। मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि इस हफ्ते भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करें। 80 पॉइंट तो हम रह ही गए इससे दूर, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि लार्ज कैप बायस रखिए। मिड कैप्स में क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि चले नहीं है, चले हैं, बट वो एक्सटेंडेड है, तो कंफर्ट आपको बड़ी पोजीशन बनाने का वहां पे शायद ना मिले। लेकिन आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, क्योंकि गेम सारा वहीं पे हो रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स में। डिम्पी बताइए, निफ्टी से शुरुआत करते हैं। देखिए अजय, बात बिल्कुल ठीक है कि निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब देखिए बाजार को दो हिस्से के लोग चलाते हैं, या तो आप खरीद के चलाइए, या तो जो लोग फंस गए हैं उनकी शॉर्ट कवरिंग करा के चलाइए। तो मार्केट के अंदर खरीद के जो चलने वाला हिस्सा है वो थोड़ा 19,300 के आसपास हुआ था, जहां पे मार्केट का एक सपोर्ट था। एक्चुअली में जो शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो रही है या फिर थोड़ा प्रेशर है मार्केट के अंदर, वो 19,500, 550, 600 से शुरू हुआ, जहां पर आके शॉर्ट्स के स्टॉप लॉसेस लगे थे जो ट्रिगर हुए हैं। शॉर्ट कवरिंग बैक टू बैक देखने को मिल रही है। अब हम 19,800 के ऊपर आके हमने क्लोज किया लास्ट सेशन में। देखिए दो हिस्सों में क्लोजिंग हो रही है। फर्स्ट हम ओपन भी कर रहे हैं उस सब इंपॉर्टेंट लेवल के, और क्लोज भी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल के। ये मार्केट के लिए, टेक्निकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग आपको सेम लेवल पे मिल जाए। दूसरे पॉइंट, अभी जो 20,000 की पॉइंट आप भी नोटिस करवा रहे थे, हमने भी एक पोल करके पहले भी बताया था कि 20,000 इस हफ्ते लगने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई लग रही है। अभी आपने एक पॉइंट और नोटिस करवाया जो मैं निफ्टी का ही पार्ट है इसलिए उसको जोड़ रहा हूं। देखिए मार्केट के अंदर चर्निंग हो रही है सेक्टोरियली। अभी ना 4-5 बड़े शेयर, एचडीएफसी जिसका भी आपने नाम लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, इन चारों में से अगर 2 शेयर भी पार्टिसिपेट कर गए तो आप 20,000 के लेवल को इजीली टच कर जाएंगे। इसलिए वेटेज वाले शेयर्स का अब आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो आएंगे भी, लग ऐसा रहा है। दूसरी बात, जिनके पास निफ्टी लॉन्ग खड़ी है, हमने 19,300 से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगवाया है। अब आप 19,600, 700 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। शॉर्ट वालों को हमने पहले ही माल कटवा दिया था। ऑप्शंस के अंदर एग्रेसिव होकर काम करना चाहें तो आपने 2-4 दिन किया होगा, अगर अभी भी करना चाहें तो आप अभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। निफ्टी के अंदर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ठीक लग रही है कि चल जाएगा, और 2 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ये दम भी काफी है, जिसको हम फ्यूल कहते हैं ना, फ्यूल ऑफ ऑप्शंस, वो अभी भी काफी है। 2 लाख शेयर कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े हुए हैं। निफ्टी की तो बात हुई, बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव ट्रेंड दिखा। एचडीएफसी बैंक बड़ा गेनर था, और यहाँ पर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी रेजिस्टेंस जो 46,000 के आसपास थी वो अब चेंज होती हुई दिख रही है। बैंक्स में कैसी पोजीशनिंग दिख रही है? देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक चीज़ की प्रॉब्लम है, वो है वेटेज की। एक्चुअली एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक की वेटेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि दूसरे बैंकों को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आप देखेंगे वैसे तो दूसरे बैंकों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया है। सरकारी बैंक तो 5 दिन पहले से ही पार्टिसिपेट करने लगे थे। ये मैं 5 दिन तब के बता रहा हूँ जब से हमने नई सीरीज़ की शुरुआत की है। अब आप देखेंगे शॉर्ट कवरिंग वहाँ पर भी हो रही है। एक और अच्छी पॉइंट जो मैंने निफ्टी के अंदर भी पॉइंट बताया कि बैंक निफ्टी भी ओपन और क्लोज अपने उसी क्रिटिकल लेवल के ऊपर कर रहा है। जैसे 45,000 इसके ऊपर ही ओपन हुआ, इसके ऊपर ही क्लोज किया, तो ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी एचडीएफसी का चलना ड्यू है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। अगर वो चल जाएगा तो आपको बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। बीच में एक समय ऐसा आया था जब निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े अलग अलग हो गए थे, इनकी धुरियाँ अलग अलग हो गई थी, लेकिन अभी ये दोनों मिलकर इंडाइसिस को एक ऐसी पोजीशंस पे लेके आएंगे जहां पर आप ऑल टाइम हाई इनको बोल पाएंगे। तो निफ्टी के ऑल टाइम हाई यानी कि 20,000 लगवाने में बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसलिए जिनके पास भी बैंक निफ्टी है वो चाहें तो अपना 44,900 और 44,800 का एक पक्के वाला सपोर्ट है, उसको स्टॉप लॉसेस लगा के कैरी करें। ऑप्शंस के अंदर एग्रेसिव काम कर सकते हैं, और जिनके पास शॉर्ट खड़ी हैं उनका तो फिर अब भगवान ही मालिक है, उनके लिए तो कहना भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये तो इंडेक्स की बात हो गई। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग का बाउट आपको यहाँ पे भी देखने के बाद 2 स्टॉक्स कौन से आपने लिया डिम्पी? क्या बैंक से भी स्टॉक है? देखिए बैंक तो हमने नहीं लिया, असल में थोड़ा बैंक में अभी हमको एक दिन चाहिए। लेकिन बैंक के अलावा एक और सेक्टर है जो पहले सीरीज की शुरुआत में नहीं चला था लेकिन मिडल ऑफ द सीरीज चल रहा है, वो है ऑटोज। उसमें से हमने टाटा मोटर्स को चुना है।
टाटा मोटर्स देखिए रुक रुक के अच्छे से चलने वाला शेयर है। हम चार्ट के जरिए आपको प्रूव भी कर देंगे कि कैसे वो रुका चला ऐसे कर रहा है। और दूसरा, इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 2% ऊपर डेज हाई पे जाके बंद हुआ है और इसमें ब्रेकआउट आपको साफ साफ दिखेगा। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर काफ़ी स्ट्रांग है। आप चाहें तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी है, सेक्टोरल चर्निंग का भी इसको बेनिफिट मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स अगर आप हर लिहाज से देखना चाहें तो आपको ये शेयर ठीक दिखेगा। एक चार्ट हम अपनी स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं जिससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों टाटा मोटर्स के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे इससे पहले एक लंबा कंसोलिडेशन था, उसके बाद ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ, साइडवेज हुआ, अब फिर से ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। ये जो आप कॉर्नर में चेक कर पा रहे हैं ये कुछ वही वाला पॉइंट है जहाँ पे हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। दूसरा शेयर वो है हेवल्स का। इसके पहले कुछ कमेंट्री भी आई थी हेवल्स की, उसने इसको एक शेयर को काफ़ी तेज़ी से ऊपर किया। अगर आप देखेंगे तो टिपिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हेवल्स के पास भी, ये भी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये शेयर भी अपने आप में एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन रहा है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है। मैं हेवल्स के चार्ट भी आपके स्क्रीन पे लेके आऊँगा, उससे आपको काफ़ी हद तक और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। हेवल्स का 1 मिनट के लिए चार्ट स्क्रीन पे दिखाएंगे तो आप देखेंगे मल्टी ईयर्स के, या ये कहें कि मल्टी रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। जो नीचे वाली लाइन हमने ड्रॉ की है आपके लिए, ये लाइन एक मेगा सपोर्ट एरिया है। ये बताने के लिए कि सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। 2 बार का सपोर्ट उसके बेस पे था, लेकिन इस बार का सपोर्ट बढ़ते हुए क्रम में है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। हेवल्स और टाटा मोटर्स 2 ऐसे शेयर हैं जिस पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बातचीत करते हैं ट्रेड्स की अपने पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ हमारा होनहार पैनल जुड़ चुका है। प्रशांत सावंत, राहुल घोष और सोनी पटनायक तीनों हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। सोनी, आपको भी शुरुआत करेंगे प्रशांत के साथ। नमस्कार प्रशांत जी, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रखी हैं, कहां पर स्टॉप लॉस लगाए और इस हफ्ते क्या रुख बन सकता है? जी अजय जी, प्रियंका, डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पिछले हफ्ते अगर हम देखें क्लोजिंग बेसिस पे ये एक हाईएस्ट निफ्टी के लिए वीकली क्लोज हुआ है और इसके ऊपर हम ट्रेड कर चुके हैं बट क्लोज नहीं कर पाए थे वीकली बेसिस पे। तो अगर हम फ्यूचर्स देखें तो 19,870-75 के जोन के बीच हम क्लोज हुए, स्ट्राइकिंग रेंज फ्रॉम 20,000 फ्यूचर्स में। बट फ्यूचर्स में हम पहले भी 20,000 को छू चुके हैं, स्पॉट में नहीं गए। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बात, जैसे कि जस्ट कुछ देर पहले निफ्टी के एनालिसिस में डिम्पी जी ने डिस्कस किया कि आप ट्रेल कीजिए। आप ट्रेल कहां से करोगे, तो आप 19,750 फ्यूचर्स में आपका स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। चांसेस हाई है, मुझे लग रहा है कि इस सीरीज में हम 20,200 20,250 तक के लेवल फ्यूचर्स में कंफर्टेबली देख सकते हैं। जहां तक जैसे मैंने कहा निचले साइड पे आप 19,750 740 इस जोन को एक स्टॉप लॉस बना के रखिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो एचडीएफसी बैंक जो पिछले 2 महीनों से काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था और इसीलिए आप देखो तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक टू स्लगिश लग रहा था, अब उसने एक परफॉर्म करना जस्ट शुरुआत की हुई है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है अगर एचडीएफसी बैंक टेक ऑफ कर जाए, सिंगल हैंडेडली वो बैंक निफ्टी को चला सकता है। फ्यूचर्स की जो क्लोजिंग हुई वो काफी अच्छे लेवल पे 45,300, यानी एक जो अहम लेवल था रेजिस्टेंस का 45,200, इसके ऊपर हो चुके हैं। अब अगर स्पॉट भी 45,200 के ऊपर जाए, जस्ट 50-60 पॉइंट ऊपर, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रैली करीबन 600-800 पॉइंट की रैली आ सकती है और हम 46,000 46,000 तक के लेवल्स स्पॉट में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में आपका जो स्टॉप लॉस स्पॉट बेसिस होना चाहिए वो होगा 44,800 44,800, और आप बिल्कुल कोई भी डिप मिले आप इसको बाय कर सकते हो एंड होल्ड फॉर टारगेट्स अराउंड 46,000 टू 46,200। ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करते हैं। राहुल नमस्ते, क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए आज हमारे व्यूअर्स के लिए? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीक आपने नोटिस किया था कि 19,800 पुट्स में इन द मनी पुट राइटिंग हुआ था, मैंने मेंशन किया था शो में। वो पुट राइटिंग अभी 20,000 पुट पे चला गया है। तो 19,800 पुट राइटिंग है तो 20,000 भी पुट्स राइट किए जा रहे हैं करंटली, विच मींस जो सेंटिमेंट है वो अभी भी बुलिश है और इंटैक्ट है। दोनों लॉन्ग साइड के कॉल्स हैं। एक है टाइटन, करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 3,084 और टारगेट होगा 3,296। और दूसरा है एक्सिस बैंक, 988 के ऊपर बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 960 और टारगेट होगा 1,019 और 1,035। सोनी से भी समझ लेते हैं। मॉर्निंग सोनी, बताएं आपके ट्रेड्स क्या हैं आज के?
गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, डिम्पी जी, अजय जी, पैनलिस्ट और सारे व्यूअर्स को भी। जी मेरा पहला ट्रेडिंग कॉल रहेगा इंडसइंड बैंक बाय करने में। वो डेली चार्ट्स में एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है और काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्ट पोजीशन वीकली बेसिस पे भी दिखाया है। सो इंडसइंड बैंक आप बाय कर सकते हैं 1415 1415 का स्टॉप लॉस के साथ, और इसका टारगेट जो रहेगा 1500 से 1520, 1500 टू 1520। जो दूसरा बाइंग है वो है कॉन्कोर में। कॉन्कर में अगर मैं देखूं तो 40%, एक्चुअली 39.8% का वीकली बेसिस पे लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन उसने दिखाया है। वो 700 के ऊपर क्लोज भी दिया है, यानी कि 700 के कॉल राइटर्स को वो तंग करने के लिए अभी आ गया है अपने प्राइस पे। सो आप कॉन्कर बाय कर सकते हैं 688 का स्टॉप लॉस लगा के। उसका पहला टारगेट रहेगा 750। 750 के ऊपर जाते ही मेरे ख्याल से वो 780 की तरफ भी जा सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार हम इसको पहला टारगेट 750 का ही देते हैं। तो ये दोनों कॉल्स मेरे बाइंग की तरफ है। कंपनी भी आगे कॉनकॉर, और दूसरा एक बैंक है इंडसइंड बैंक आपकी लिस्ट में। इससे पहले एक्सेस और टाइटन 2 शेयर और भी आ चुके हैं राहुल की तरफ से। अब एक काम करते हैं, मितेश जी का भी स्वागत करते हैं और उनसे जरा पता करते हैं उनके शेयर कौन से हैं। मितेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपके शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी और ऑल द पैनलिस्ट एंड और व्यूअर्स एज वेल। बहुत समय के बाद ऐसा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है सिस्टम और मेथड के ऊपर। तो आज पहली बार मैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स दे रहा हूँ, जो नॉर्मली 2 से 3 होते हैं, लेकिन ब्रेकआउट ही ऐसे है कि वो इट इज़ एडवाइजेबल टू इन्फॉर्म आवर व्यूअर कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल की प्रोसेस है। तो शुरू करते हैं केमिकल स्पेस से। केमिकल स्पेस में बहुत लंबे समय के बाद एक ब्रेकआउट मिला है पूरे सेक्टर में। तो सबसे पहला स्टॉक उसमें है जो वो है बुदाल केमिकल का। 91 पे आपको खरीदना है। 78 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 124, दूसरा टारगेट 148। 88 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल स्टॉक के अंदर देखा गया है, और बेस्ड ऑन द सिस्टम और मेथड इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल है जो बहुत लंबी बारी के लिए चलेगा। यही श्रृंखला में दूसरा स्टॉक है पंजाब केमिकल एंड कॉर्पोरेशन। 1160 का क्लोज है। 1050 के ऊपर सस्टेनेबल अपमूव है, और रेयरली ये स्टॉक क्वार्टरली चार्ट्स के ऊपर क्वालिफाई होता है। तो क्वार्टरली चार्ट्स के ऊपर ये क्वालिफाई हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा आपका 995 का। पहला टारगेट 1545, दूसरा टारगेट 1725। तीसरा जो स्टॉक है वो है रामा फॉस्फेट। रामा फॉस्फेट में भी 240 रुपए के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो 256.50 पे रामा फॉस्फेट में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा 218, 218। पहला टारगेट 298, दूसरा टारगेट 324। चौथा जो स्टॉक है वो है BASF इंडिया, जिसमें 2750 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर देखा गया है, जिसमें स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2675। पहला टारगेट 3250, दूसरा टारगेट 3525। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद इन द बैंकिंग स्पेस यस बैंक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा गया है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से यस बैंक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को डेफिनेटली सरप्राइज करेगा विद अ मैसिव अपमूव। तो यस बैंक में 17.75 रुपए के ऊपर एक क्वार्टरली चार्ट्स में ब्रेकआउट देखा गया है, और ये ब्रेकआउट है जो ये मल्टी मंथ के लिए चलेगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 16.25 रुपए। पहला टारगेट 22.50 रुपए, दूसरा टारगेट 26.75 रुपए। ठीक है, तो ये तो मितेश की आज 3 नहीं 5 बाय कॉल्स। ठीक है, शुक्रिया मितेश आज इतनी जनरोसिटी दिखाने के लिए। वो लग रहा है हाँ 5 कॉल्स। चलिए प्रशांत जी का कॉल जान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे थोड़े कंजर्वेटिव पैनलिस्ट हैं। नहीं, प्रशांत को ब्रेकआउट से दिख रहा है। प्रशांत बताए, कॉल्स बाय साइड है सारी? जी बिल्कुल। तो एक स्टॉक जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 45 पे रेकमेंड किया था, 65 पे, 75 पे, 95 पे, आज फिर से रेकमेंड करूंगा 250, तो 270 चल रहा है वो होगा HBL पावर। यहाँ पे अब जो स्टॉप लॉस लगाना है वो होगा 245, 245 क्लोजिंग बेसिस। टारगेट हम देख सकते हैं 320 के करीब, 320। नेक्स्ट पिक मेरा होगा टाटा मोटर्स। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बैक बाय वॉल्यूम नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब एक अच्छी मूव के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेंगे 614 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 614। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 645, और नेक्स्ट टारगेट 660, 660 का देख रहा हूँ। बट ओवरऑल अगर हम पोजिशनली देखें तो इन लेवल्स के ऊपर अगर ये स्टॉक वीकली क्लोजिंग दे दे 660 के ऊपर, तो शायद हमें 700 तक के लेवल भी इवेंचुअली नजर आ सकते।
टाटा मोटर्स तो आज डिम्पी ने भी अपने 2 स्टॉक्स में लिया है, ठीक है। ओवरऑल हमने देखा कि बाय कॉल्स ही हैं और लार्ज कैप से भी कई सारी कॉल्स हैं, बैंक से भी आपके पास कॉल्स हैं, तो ठीक है। तो ये तो सारी आज की रिकमेंडेशंस हो गई हमारे एक्सपर्ट्स की। अब न्यूज फ्लो देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में है। शरद आज के सारे स्टॉक्स एंड न्यूज बताएंगे और हमें वमाक्षी बताएंगी आज के ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स। लेकिन पहले शरद के पास जाते हैं। शरद बताएं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो है स्टॉक्स बता दूं जिनके लॉक इन पीरियड खत्म होने वाले 3 स्टॉक्स से नोट कर लीजिए। दिवकी टॉक ट्रांस ऑलमोस्ट 21% इक्विटी आएगी बाजार में। इक्विटी लाइटिंग की बात करें, इक्यो लाइटिंग, तो वो लगभग 4% का है। SBFC फाइनेंस की बात करें तो लगभग 3% का जो है फ्लो आएगा बाजार में। अदानी एंटरप्राइजेज फोकस में रहेगा। यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप ने जो अपनी स्टेक बढ़ा दी है, लगभग 70% से बढ़ के अब 72% हो गई है। वहीं अगर अदानी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग जो है लगभग 200 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा बढ़ के ऑलमोस्ट 65.2% हो गई है। अब बात करें VRL लॉजिस्टिक्स की, जहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 4% ऑफलोड किए थे स्टेक, जिसका वैल्यू 240 करोड़ देखने मिला था। लेकिन जो अब्जॉर्प्शन हुई है वहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग 2.2% स्टेक लिया है। अभी कुछ मैनेजमेंट मीट्स हुए हैं, इसके इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जहाँ पे प्रिंस पाइप्स की फोकस रहेगा, जहाँ पे कंपनी ने बयान दिया है कि जो गैप था उनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर के साथ, जो मार्केट लीडर है CPVC और PVC पाइप्स में, वो गैप अब आगे जाते हुए कम हो गया है। और फर्स्ट क्वार्टर में जो था ग्रोथ में इम्पैक्ट आई थी क्योंकि उनकी जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है उसमें प्रॉब्लम्स आई थी। अब वो जो है पूरी तरह सॉल्व हो चुकी है और वो कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट की 12 से लेकर 15% तक का जो है उनके वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाते हुए देखने मिल सकता है। और इंडस्ट्री के लेवल्स जो ग्रोथ की बारे में बात करें तो हमने देखा 8 से 9% है। एवलॉन टेक के मैनेजमेंट मीटिंग में बात करें तो 2 अहम बात सामने आती है। सबसे पहला कि उनके जो भारत के मार्केट की जो बिजनेस है वो स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, हालांकि US की बिजनेस सपाट है। और सेकेंड हाफ FY24 के लिए गाइडेंस के बारे में बात करें तो लगभग 15 से लेकर 25% तक का है और साल की शुरुआत में उन्होंने सिर्फ 25% का दिया था, तो एक लोअर रेंज भी देखने मिल रहा है। SGVN को जो है PPA साइन किए हैं प्रोजेक्ट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, जहां पे US FDA द्वारा अप्रूवल आई है किडनी ट्रीटमेंट की ड्रग को। श्या मेटलिक्स के अगर अगस्त के मंथ्स के बारे में बात करें तो दोनों पैरामीटर्स में वीक ऑपरेशनल अपडेट्स देखने मिले हैं। स्पॉन्ज आयरन सेल्स ले लीजिए या लॉन्ग स्टील वॉल्यूम्स ले लीजिए। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में फोकस रहेगा, यहाँ पे उनकी फायर इंसिडेंट हुई है उनके दहेज प्लांट में जो कि गुजरात में लोकेटेड है, और कंपनी अभी एसेटन करी कि लॉसेस क्या हुए और अभी तक जो है प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ है। ईथॉस के बारे में बात करें तो एक फेवरेबल आउटकम आया है दिल्ली के वैट मैटर रिलेटेड, जहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है स्टॉक में। हमारा राजा बैटरीज इंटरेस्टिंगली जो है कंपनी नई प्रोडक्ट लाइन में गई है, जहाँ पे लुब्रिकेट प्रोडक्ट्स होती है उसमें वो ट्रेड करने वाले डोमेस्टिक मार्केट्स में। सेंटिमेंटली नेगेटिव हो सकता है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के, लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी और कंपनी जो है पूरी तरह उनके एक्सपेंशन प्लान्स पे जो है अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं की है। आखिर में IRB इंफ्रा डेवलपर्स के बारे में बात करूँगा। एंड ऑफकोर्स अगस्त के कलेक्शंस में तो स्ट्रेंथ देखने मिला, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे रेवेन्यू पोटेंशियल जो है कंपनी का बढ़ सकता है, वो है हैदराबाद आउटर रिंग रोड। उनके जो टोल कलेक्शन है वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो ये सारे खबरों वाले शेयर्स जो है दिन में फोकस में रहेंगे। ठीक है, शरद ने काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको बताया और इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो आज अपना एक्शन दिखाएंगे, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी बैक टू बैक चेक कर लेते हैं। वमाक्षी हमारे साथ हैं। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। इन्वेस्टर की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि रिवर्स मर्जर अगले 3 से 4 महीनों में कंप्लीट हो सकता है। रिवर्स मर्जर एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी लाता है इन्वेस्टर्स के सामने, और ओवरऑल उनका कहना है कि करीब 12% बुक वैल्यू पर शेयर एक्रेटिव भी हो सकता है ये रिवर्स मर्जर। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मजबूत है और आगे भी ये कंटिन्यू रह सकता है, ऐसी उम्मीद है इन्वेस्टेक की तरफ से। तो ऑल इन ऑल इन्वेस्टेक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 56 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा HDFC बैंक भी हमारे रेडार पर। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि ICRR के अराउंड जो ओवरहैंग था बैंक का वो हट चुका है। इम्पैक्ट ऑफ ICRR HDFC बैंक पर यहाँ पर करीब 400 करोड़ का इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड कर रहे थे, और इनफैक्ट शेयर प्राइसेस में जो गिरावट देखनी थी वो काफ़ी मैग्नीफाइड थी, मगर गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि वो HDFC बैंक पर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। खरीदारी की राय इनकी तरफ से आ रही है HDFC बैंक पर। इसके अलावा JP मॉर्गन की इंडिया स्ट्रैटेजी एक नोट आई है, इस पर भी हम थोड़ा ग्लांस कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी करीब $90 प्रति बैरल के जो क्रूड प्राइसेस है
है उसको विथस्टैंड कर पाएगी, ऐसा इनका कहना है। मगर क्रूड में कंटिन्यूड इंक्रीजेस और इसका कॉम्बिनेशन वीकर रेनफॉल के चलते इसका इम्पैक्ट लोकल इक्विटीज़ पर आ सकता है, मार्जिन्स डिटीरियोरेट हो सकते हैं। ओवरऑल स्टेपल्स पर इनकी राय है कि ये अच्छे डिफेंसिव रह सकते हैं। बैंक्स पर ये ओवरवेट है और इन्हें ओवरऑल वॉल्यूम रिकवरी के चलते टू व्हीलर स्पेस भी काफ़ी पसंद है। ऑल राइट, शुक्रिया आप वमाक्षी सारे रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो इंडिया स्ट्रैटेजी पर और जीवन पर और HDFC बैंक पर ये सारी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रिपोर्ट्स को फर्दर डिस्कस भी करते हैं। लेकिन एक और शुक्रवार को एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, ये जो AI का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने के लिए बड़े कॉर्पोरेट्स टाई अप कर रहे हैं सीधा। अजय, जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए AI प्लेटफॉर्म NVIDIA के साथ टाई अप हो रहा है और टाटास का भी हुआ है। देखिए ये बड़ी खबर है। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखें तो ये करीब 2.5-3 के करीब भी खबर आई है। एनवीडिया दुनिया में सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर किसी हाई ग्रोथ कंट्री के लिए बहुत क्रिटिकल एसेट होता है। इसीलिए ताइवान को इतना ज्यादा एक तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। अमेरिका का कोई खास प्रेम भाव नहीं है, Correct. लेकिन उनकी डिपेंडेंस जो है सेमीकंडक्टर। तो अगर खैर हमारे यहाँ भी काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए। तो रिलायंस जो अपने आप को टेक्नोलॉजी कंपनी, अगर आपने रिलायंस की AGM में इनफैक्ट अविनाश आ गए हैं, वो बताएंगे, उनकी सुनी होगी आपने स्पीच चेयरमैन साहब की, तो बार बार ये बात बोल रहे थे कि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, अलग अलग तरीके की लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो जब ये एनवीडिया की खबर आई तो भाव एकदम फ्लैट था रिलायंस का, और लास्ट सारा ट्रेड में एकदम बंद होके ऊपर बंद हुआ। और रिलायंस पूरे हफ्ते चला नहीं है। ये एनवीडिया की खबर सेंटिमेंटली मुझे लगता है काफी पॉजिटिव। ये देखिए डेज हाई करीब बंद हुआ था। हालांकि इसे समय लग सकता है, लेकिन एक डायरेक्शन मिल रहा है रिलायंस को कि बाजार को, कि रिलायंस किस तरह के एरियाज में सब वो इच्छुक है आगे धंधा बनाने के लिए। जो ट्रेडिशनल रिफाइनिंग है उसमें तो बात भी नहीं होती है, सिर्फ टेक्नोलॉजी टाइप की। अब जीए प्लेटफॉर्म अगर एनवीडिया के साथ करेगा तो इसका एक टाइम था जब ये 10 टाइम फॉरवर्ड ट्रेड होता था कमोडिटी स्टॉक की तरह। मैंने इसको 10 टाइम्स फॉरवर्ड वैल्यूएशन देखी है। अब हम 25 टाइम फॉरवर्ड। अगर एनवीडिया और जियो प्लेटफॉर्म और ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये 35 टाइम फॉरवर्ड जा सकता है। ये जो खबर आई थी अविनाश, और ये स्टॉक जैसे रिएक्ट किया फ्राइडे को, इस हफ्ते आपको लगता है पॉजिटिव बायस के साथ रिलायंस ट्रेड करेगा? बाकी कंपोनेंट चल रहे हैं इंडेक्स के, बट रिलायंस थोड़ा अभी तक सॉफ्ट था। नहीं, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अजय। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो एनवीडिया की खबर है, जैसे कि आपने भी कहा कि इमीडिएट इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा, कितना आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए ये जो टाई अप है डेफिनेटली इज गोइंग टू गो अ वेरी लॉन्ग वे। और इसमें टेक्नोलॉजी की तरफ जितना भी इन्वेस्टमेंट रिलायंस करेगा, मेरे ख्याल से मार्केट को ज़्यादा दिलासा होगा कि जो न्यू एज बिजनेसेस है वहाँ पे ज़्यादा पैसा रिलायंस इन्वेस्ट करेगी। क्योंकि जैसे सभी को पता है ऑयल एंड गैस एक कभी कैश का सेक्टर ज़रूर है, लेकिन एक वहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ है। तो जो बड़ी ग्रोथ एरियाज ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी रिलेटेड होंगी, फिनटेक रिलेटेड होंगी, और यहाँ पे जियो फाइनेंशियल जिस प्रकार से अपना बिजनेस स्केल अप करेगा, प्लस जियो मार्ट है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों बिजनेसेस पे मार्केट बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव रिलायंस शुड डू वेल। आई मीन नियर टर्म में तो मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा कोई फायरवर्क ना हो, बट येस, आई थिंक जैसे जैसे कमेंट्री और एग्रीमेंट के फाइनल डिटेल्स बाहर आएंगे तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये बिजनेस बहुत आगे स्केल अप हो सकता है। रिलायंस की बात एक और स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा राहुल के साथ। राहुल, पिछले हफ्ते हमने देखा कि एलएनटी में बहुत बड़ा मूव आया। एलएनटी भी 2500-2600 के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा था, अच्छी चाल दिखा के। पहले 1800 वाला 2200 गया, 2200 पे समय बिताया, 2200 वाला 2500-2600 पे समय बिताया। अब ये आ गया है 2900 पे। 32-35 हजार करोड़ की अरामको से बड़ी डील मिलने की उम्मीद में और मोमेंटम भी मिल रहा है। अब मामला ये है कि साहब G20 तो वाइंड अप हो गया जिसमें हमने बड़े बड़े झंडे गाड़े, लेकिन इस हफ्ते एक और इंडिया सऊदी कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इनफैक्ट बिन सलमान साहब तो ऑलरेडी बॉम्बे में इंडिया में है, दिल्ली में। तो ये व्यू आ रहा है कि और बड़े बड़े ग्लोबल मिडिल ईस्टर्न ऑर्डर्स आएंगे। तो दो कंपनियां एलएनटी और वोल्टास रेडार पे। आप चार्ट पे चेक करके बताएंगे एलएनटी कैसा दिख रहा है इस भाव से? तो पहले एलएनटी की अगर बात करें तो एलएनटी का ब्रेकआउट कंटिन्यूड बुलिशनेस डेफिनेटली सजेस्ट कर रहा है, बट जो प्राइस एक्शन फ्राइडे को हुआ आप नोटिस कीजिए, हाई से थोड़ा सेल ऑफ आया है और एक बेरिश कैंडल बनाया है। तो एलएनटी अगर लॉन्ग करना है, दो प्राइस में दे रहा हूँ, एक 2930 पे लॉन्ग कर सकते हैं जो शायद 15 रुपए दूर है अभी भी, और नीचे के साइड में 29
2819 आई बेग योर पार्टन 2890 पे लॉन्ग कर सकते हैं। तो आइदर 2930 और 2890 पे लॉन्ग कर सकते हैं। वोल्टास की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी अपर बोलिंजर बैंड को टच करके बैंड एक्सपैंड हो रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग जा सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस अगर मैं रखने की बात करूं तो 880 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट दोनों लॉन्ग साइड की तरफ मीडियम और शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। अच्छा, अंबानी ग्रुप की रिलायंस की बातचीत हो रही है तो अडानी ग्रुप में भी न्यूज़ है, जरा उसके बारे में भी पता कर लेते हैं। और उसमें सबसे बड़ी खबर है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है। अब प्रमोटर ने अडानी एंटरप्राइज में अपनी हिस्सेदारी जो पहले 70% से थोड़ी कम हुआ करती थी, अब करीब वो 72% के आसपास कर ली है। शेयर 2500 के आसपास कंसोलिडेट भी कर रहा है। सोनी, एक बार आपके रिकमेंडेशन, अडानी एंटरप्राइजेज जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? ये अदानी एंटरप्राइज में अगर मैं देखूं तो कंसोलिडेट आपने सही कहा है, 2500 के करीब ही कर रहा है। और 2500 के पुट में भी थोड़ी बहुत एडिशंस हो रही है, यानी कि थोड़ा पुट राइटर्स कोशिश कर रहे हैं कि 2500 को ही वो सपोर्ट बना ले। सो मेरे ख्याल से अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं देखूं तो 2460 का ही सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड करता है अदानी एंटरप्राइज यहाँ से कंसोलिडेट टू पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है। आपको ज्यादा से ज्यादा पहले दिखाएगा 2600 की तरफ, उसके ऊपर निकलते ही वो 2700 की तरफ भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से पोजीशन ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी होल्ड करे नीचे के लेवल से तो उसको आप ट्रेल कर दे। फ्रेश एंट्री के लिए आप इसको 2460 का स्टॉप लॉस के साथ ही आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है, टारगेट 2600 पहला रहेगा, उसके ऊपर क्लोज देते ही वो 2700 की तरफ भी जाएगा। तो स्टॉक मेरे ख्याल से काफी डिसेंट है अभी भी। एक और सरकारी कंपनी है SJVN। मितेश जी जरा इसके चार्ट खोलेगा। SJVN के ये भी अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि हमको ऐसा लग रहा था कि जब हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन जिस तरह से हुआ है, शायद सतलुज जल विद्युत निगम को उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये शेयर काफ़ी अच्छे से चला है। अब इन्होंने नया एग्रीमेंट भी किया है। एक बार ज़रा चेक करना 64 रुपये पे ये ज़्यादा चल के अभी और चल सकता है या फिर यहाँ से रिवर्सल तो नहीं ले लेगा कहीं? SJVN ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम द लेवल ऑफ 42 और अभी चल रहा है 64। अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखो तो कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि पिछले 3 वीक से स्टार्टिंग फ्रॉम 31st ऑफ जुलाई जो प्राइस के साथ वॉल्यूम की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो आपने बहुत ही सही कहा है, अगर आपके पास लोअर लेवल्स के ऊपर है स्टॉक, आपने ऑलरेडी बाय किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि जो रिसेंट हाई है 67.29 का जो लगाया था 4 सितंबर 2023 को रिसेंटली, तो उसको अभी पार करने में थोड़ा समय इसलिए लगेगा कि वॉल्यूम फ्रंट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल के ऊपर नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वेट एंड वॉच। एक बार करेक्शन में स्टॉक क्लोज टू 45 to 50 के बीच में आ सकता है, तो एडवाइजेबल है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें करंट लेवल के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गया SJVN पर एक टेक्निकल राय। बुक प्रॉफिट करने की सलाह मितेश यहाँ दे रहे हैं। काफ़ी चाल चल चुका है स्टॉक, लेकिन शुक्रवार को जिन ट्रेडर्स ने पैसा बनाया होगा या बहुतों ने खोया होगा एक फ्री ट्रेड के कारण, जो सेंसेक्स की 67,000 की कॉल पर जिस तरह से मिनटों में प्रीमियम भाग गया, उस पर क्या फर्दर अपडेट है? इनफैक्ट हमारे साथ अंश है जिन्होंने ये आइडेंटिफाई भी किया था। अंश, आपने हमें शुक्रवार को समझाया भी था ये कि फ्री ट्रेड लगा और कैसे 2 रुपए की कॉल 200 के ऊपर चली गई। जी बिल्कुल, ट्रेडर्स को लॉस भी लगा ये, लेकिन अब उसके बारे में आगे कुछ फर्दर पता चला कि वो फ्री ट्रेड कहाँ से जनरेट हुआ था? क्या आप BSE से बात कर पाए? जी वैसे तो BSE से हमने बात किया है, उनका रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। इस पर हमने एक मेल भी पूरा डिटेल्ड किया हुआ है, उनका रिप्लाई आना अभी थोड़ा पेंडिंग है। लेकिन मार्केट में जैसे कई लोग कह रहे हैं कि कई रीजंस हो सकते हैं, फैट फिंगर जिसे कहते हैं वो हो सकता है, कुछ लिक्विडिटी इशू हो सकता है, कोई एक एल्गो ट्रेड लिया होगा कोई बड़ा सा, उस वजह से ये हुआ रहेगा। लेकिन ये जो भी था, ये सेम 1 मिनट के लिए अगर फ्यूचर्स में भी अगर देखे जाएंगे 8 सितंबर का, तो 4.2% के हिसाब से गिरा था कुछ 1035 का, और गिर के वापस सेम टाइम पे वापस ऊपर भी आ गया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये गलती हुई थी या जो भी हुआ था वो करते सेम टाइम पे करेक्ट होके वापस सेम टाइम पे ट्रेड होने लगा था। इनफैक्ट हमारे पैनलिस्ट से भी एक रिएक्शन ले लें। ये सेंसेक्स फ्यूचर में जो फ्री ट्रेड हुआ, सोनी आप तो FNO काफ़ी क्लोजली देखती हैं, आपकी क्या रीडिंग रही है? कुछ डिटेल्स अभी तक आ नहीं पाई हैं, हालांकि एक्सचेंज से रिएक्शन भी लिया है अंश ने, बट बहुत ज़्यादा निकल के आ नहीं पा रहा है। ये पॉइंट ये नहीं कितना बड़ा था, शायद 1 करोड़ के
कैसे कम का फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, लेकिन पॉइंट ये कि हो कैसे गया? आई थिंक अजय जी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि शायद वो फैट फिंगर एरर ही हो सकता है, बिकॉज जो प्रीमियम था वो कपल ऑफ सेकेंड्स या फिर कपल ऑफ मिनट्स के अंदर ही एकदम ही टिक मारा है। एंड जो भी हो सकते हैं ऑर्डर्स जिन्होंने भी इतने एकदम हाई लेवल पे लगाया होगा शायद उनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट जिन लोगों ने सेल पे किया होगा या फिर राइटिंग की होगी तो उनके लिए काफी बड़ा नुकसान हो गया। सो ये अभी भी एज डिस्कस की थोड़ा डिटेल में इसके एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन अभी भी पेंडिंग है। और हम जैसे ट्रेडर्स या एनालिस्ट की तरफ से अगर हम देखते हैं तो 67,000 68,000 का उसका एक इतना ओपन इंटरेस्ट भी नहीं हैवी था, जिसके दौरान हम बोल सकते थे कि कहीं पे एक ट्रेड या फिर एक टिक आ सकता था। सो अगर कोई भी राइटिंग या फिर कोई डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज किए होंगे जहां पे पुट भी सेल कर रहे हैं और कॉल भी सेल कर रहे हैं, सो जितना पुट नहीं बढ़ा होगा उतना कॉल में उनको नुकसान मिला होगा। सो ये काफी डाइसी सिचुएशन है, और इसको कैसे फर्दर एनालाइज करके या फिर कैसे फर्दर इसके अंदर कोई भी गाइडलाइंस लाकर जैसे कि ट्रेडर्स को यहाँ पे सेफगार्ड किया जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि फ्यूचर में ऐसे कोई भी और इंडेक्स में ऐसा कोई भी ट्रिक टिक यहाँ पे ना देखने को मिला। सो आई थिंक केयरफुल रहना चाहिए, या फिर जैसे कि हम हमेशा बोलते रहते हैं कि राइटिंग अगर करते हैं ऑप्शंस में तो उसमें बहुत ज्यादा आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो ये एकदम ही परफेक्ट एग्जाम्पल रहा है। जो लोगों ने भी राइटिंग की होगी उनके लिए कैसे वो एकदम से टिक में कपल ऑफ मिनट्स पे ही अनलिमिटेड लॉस का एक एमटीएफ दिखाने को मिला रहेगा। सो आई थिंक दिस इज अ गुड लेसन ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स में कैसे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड किया जाए। ठीक है, चलिए ये तो हो गए सेंसेक्स में फ्यूचर्स में फ्री ट्रेड की कहानी। ये हमारे अंश ने तो खैर सबसे पहले स्पॉट कर दी थी, बट इसका एनालिसिस ज़रूरी है कि ये ट्रेडर की खुद की गलती की वजह से हुआ, कहाँ पे मामला क्या है अभी ज़्यादा, लेकिन इसको हम फॉलो ज़रूर करेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग खबर है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बातचीत करना ज़रूरी है। मितेश, REC PFC, जी हाँ, यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट काफ़ी टाइम से REC PFC को ट्रैक कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम REC के मैनेजमेंट को भी स्वदेश पे लेके आए थे, लेकिन जो चाल फ्राइडे को REC PFC ने दिखाई है 10% F&O स्टॉक, क्या कहानी अपने आप में। यहां से भी पैसा बनेगा, होल्ड करें, राइड कर रहे हैं तो मुनाफा वसूल कर लें। अजय जी देखिए, जो स्टॉक्स जनरली अप मूव नहीं देते, वो जब देते हैं तो हमें शंका होती है, और ये लग रहा है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि एक ही दिन में 10% या 40%, एक क्वार्टर में या 20%। सी PSU की रैली, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब चलती है तो वो ऐसे चलती है मानो कि ऐसा कोई स्टॉक ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, और इंडियन PSU में भी अभी ऐसा ही हो रहा है। और इसमें इसलिए ऐसा हो रहा है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिले हैं इस बार। और जनरली अगर आप पास्ट की हिस्ट्री देखोगे तो जनरली ये मल्टी ईयर जो ब्रेकआउट्स आते हैं वो जब बाजार ऑल टाइम हाई पे होता है तब आता है, जहां पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कन्विक्शन PSU की तरफ बिल्कुल नहीं होता। इवन इफ यू लुक एट भेल, जिस तरीके से वो चला है, तो डेफिनेटली ये जो रैली है PSU की अभी और लंबी चलेगी। अभी REC PFC के जो रेट है वो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। दिसंबर 2017 में उसका हाई था 167, उसके बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2023, मतलब 6 साल के बाद ये हाई क्रॉस हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये रैली अभी भी और लंबी चलेगी। ट्रेडर को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति से ही काम करना है, क्योंकि लॉट साइज बहुत बड़ी होती है और जनरली इतने बड़े मूव के बाद करेक्शंस भी इतने शार्प आते रहते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ डेफिनेटली REC PFC, कोल इंडिया, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें अभी भी बहुत लंबी बारी के ट्रेंड बाकी है, तो बने रहे। और अगर आपके पास ऑलरेडी लोअर लेवल्स के ऊपर शेयर्स अभी खरीद के आपके पास है पोर्टफोलियो में, तो डोंट बी इन अ हरी टू सेल। अभी और यहाँ पे जो अपसाइड है वो बाकी है ये सभी काउंटरों में। इन टोटालिटी जो PSU बास्केट है, चाहे वो PSU बास्केट पावर स्पेस की हो, PSU बास्केट रेलवे स्टॉक्स की हो, वहाँ पर आपको अच्छी खासी मूव दिखाई दे रही है। कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स हो, एनर्जी बास्केट हो, वहाँ पर आपको अच्छी खासी मूव दिखाई दे रही है, और आगे भी अब ये ट्रेंड जारी रहेगा, इन स्टॉक्स में आप बने रहें। कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं जहाँ पॉसिबल ट्रेड दिख रहा है।
श्याम मेटालिक्स, इसके ऑपरेशनल अपडेट्स आए अगस्त में, इसका ओएफएस भी खुलना है और आप जून से ही अगर देखें तो अच्छी खासी चाल 50% श्याम मेटालिक्स का स्टॉक चल चुका है। जो इनके अगस्त अपडेट्स आए उसमें हालांकि थोड़े से कुछ कैटेगरीज में मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा स्लंप है और कुछ ग्रोथ ज़रूर है स्पॉन्ज आयरन सेल्स जैसे स्टॉक्स में। क्या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम ओएफएस भी आना है। तो श्याम मेटालिक्स को इस वक्त ट्रेड कैसे करें प्रशांत, चार्ट चेक करके एक बार बताएं। यहाँ पे जो शुक्रवार को लो बना है करीबन 460 के जस्ट नीचे 458, ये अहम होगा। इसका जो सपोर्ट है वो 440 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है आपको अगर इसको बाय करना है तो जो क्लोजिंग हुई है 470, थोड़ा ऊपर 475 के ऊपर बाय कीजिए, कंडीशनल बाय। स्टॉप लॉस रखेंगे 455, 455 और 475 के ऊपर मुझे लग रहा है ये आपको 510 तक के लेवल कंफर्टेबली दिखा सकता है, 510 टू 530। तो कंडीशनल बाय अबव 475, स्टॉप लॉस 455 और टारगेट 510 टू 530। श्याम मेटालिक्स पे बात रही। अविनाश से भी एक सवाल लेता है। अविनाश, एक इंडिया स्ट्रैटेजी पर जेपी मॉर्गन का एक नोट आया है जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा, और हम देख भी रहे हैं, अब क्रूड फिर से 91 की तरफ इंचअप हो गया है, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं दिख रहे, दबाव में आपको ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स नहीं दिख रहे या फिर क्रूड डेरिवेटिव्स नहीं दिख रहे, बाजार तो और उल्टा तेजी के मूड में ही दिख रहा है। लेकिन एफएमसीजी स्पेस पर अच्छा खासा दबाव है। आप देखें भी तो पूरा एफएमसीजी पैक अगस्त महीने में भी बड़ा लगाड़ रहा है। हालांकि ये बात भी ठीक है, एफएमसीजी पहले चला और उनके रीजंस भी हैं, मॉनसून डेफिसिट होना, वॉल्यूम ग्रोथ इतनी नहीं दिखना, अब आगे नंबर्स भी आएंगे Q2 के। तो क्या एफएमसीजी पैक थोड़ा सा ड्रैगर रह सकता है? प्रियंका, मुझे लग रहा है कि देखिए एफएमसीजी में जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट पुश प्रेशर है वो अभी तक हटा नहीं है और वॉल्यूम ग्रोथ मुझे लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर में काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। हालांकि मानसून्स काफ़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर चुकी है, तो मेरे ख्याल से जो सेकंड हाफ रहेगा वो मेरे ख्याल से एफएमसीजी कंपनीज के लिए शायद ठीक रहेगा। सेकंड क्वार्टर में आपको शायद वापस वॉल्यूम ग्रोथ मिड टीन्स में देखने को मिलेगी और क्रूड का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज पे भी प्ले आउट होगा। तो कहीं कंपनीज का जो रॉ मटेरियल रिलेटेड जो खर्चा है वो क्रूड रिलेटेड है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसीलिए शायद मार्केट्स थोड़ा सा इस सेक्टर पे कॉशियस है। हालांकि कंजम्पशन एक बहुत अच्छा थीम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस भी कुछ सस्ते नहीं है, काफी महंगे है। तो आई थिंक ओवरऑल कोई करेक्शन अगर आता है तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप जैसे हिंदुस्तान लीवर है, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है, मैरिको है, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट सेकंड क्वार्टर के बाद थोड़ी क्लैरिटी मार्जिन्स पे और वॉल्यूम ग्रोथ पे आपको मिलेगी, तो मेरे ख्याल से तब तक ये सेक्टर और ये स्टॉक्स सारे थोड़े से स्लो मूवमेंट में ही देखने को मिलेंगे। तो यही कारण है कि आपको ये स्टॉक्स थोड़ा सा एक स्लो मूवमेंट ट्रेजेक्ट्री में आपको अभी दिख रही है। एक दो शेयर जरा और पता करते हैं जहाँ पे आज कुछ न्यूज़ भी है, जैसे IRB इंफ्रा, इनका टोल का कलेक्शन का नंबर आ चुका है। एक बार राहुल आप चेक करेंगे। IRB इंफ्रा थोड़ा पोजिशनली लेके रखना चाहते हैं, टिल इलेक्शंस तक तो रख ही लेंगे। 33 रुपये का शेयर है अभी ये। बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। स्टार्ट का स्ट्रक्चर बेहतरीन है और अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलता है, 31.5 और 32 के बीच में एक डिमांड जोन या बाई जोन भी है, तो होल्ड कर सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहेंगे तो 31.5 और 32 के बीच में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस 30 पे रख सकते हैं। लॉन्ग साइड की तरफ 36 तो प्रिलिमिनरी टारगेट तो आसानी से मिल जाना चाहिए। ठीक है। जब बायोफ्यूल वगैरह की बात हो रही है तो इथेनॉल की भी बात होगी और उसमें फिर से शुगर कंपनीज वापस से चेक करनी होगी वो कैसे ट्रेड करते हैं। एक चार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है धामपुर शुगर का। प्रशांत जी एक बार ज़रा चेक करेंगे आप धामपुर शुगर। आज मैं खुलते इसको प्लस करना चाहता हूँ, तो आप एग्री हैं या फिर थोड़ा रुकना चाहिए? जी रिम्पी जी, थोड़ा सा रुकना चाहिए। रुकना किस लिए चाहिए, तो जो 290-95 ये जो जोन है 290 टू 95, 10 पॉइंट के लिए ट्रेड करके कोई मतलब नहीं होगा। तो अब दो तरीकों से ट्रेड करो इसको। एक तो आप ओपनिंग पे अगर प्लस करो 280-85 जिस जोन में ओपन हो, तो वहां पे आप 30% क्वांटिटी भरो, बट आप ज्यादा एग्रेसिवली इसको 300 के ऊपर भरो। तो आपने जो नीचे बाय किया हुआ है वो आपको एवरेज आउट करने में हेल्प करेगा। 300 के ऊपर आपको मोमेंटम मिलेगा और आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा ओवरऑल वो 270 क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 300 के ऊपर निकल जाता है तो आपको बहुत कंफर्टेबली जो रेंज ब्रेकआउट की डेप्थ है यानी 350-360 तक के लेवल्स बहुत कंफर्टेबली दिख सकते हैं। राइट अविनाश, बड़े दिनों के बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो बैटरी स्टॉक्स में से आना शुरू हुआ है।
वीकेंड में हमने देखा अमारा राजा एक्सपेंशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एक्साइड भी धीरे धीरे 260 वाला 275 की तरफ आया। आप बैटरी स्टॉक्स में किसी में बेट लेना चाहेंगे, पोजिशनल बेट? मुझे लग रहा है कि अजय अमरा राजा बैटरीज ये काफी अच्छा विकल्प है, क्योंकि देखिए पहली बात तो इनका ओईएम और रिप्लेसमेंट मार्केट में काफी बड़ा सिग्निफिकेंटली मार्केट शेयर बढ़ा है पिछले 2-3 सालों में। और सबसे बड़ी बात ये अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोटिव सेक्टर, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे रेलवे टेलीकॉम को भी बैटरी सप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात इतनी एक्सपांशन करने के बाद भी ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, इक्विटी भी करीबन 17 करोड़ है, तो जो रिटर्न रेशियोज है वो भी काफी अच्छे हैं। एटलीस्ट आरओसी आरओई आप कंपनी में देखोगे तो लगातार ऑलमोस्ट 18-20% का एवरेज इन्होंने मेंटेन किया है। मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का जो ऑटो सेक्टर में जो ग्रोथ आ रहा है, स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स, टू व्हीलर्स, तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन अच्छी तरह से रहेगा। प्लस हर 2-3 साल के बाद एक रिप्लेसमेंट मार्केट का भी डिमांड इनका फायदा भी इनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये भी अंदाजा लगा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरीज पे भी इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, तो इसका भी जब कमिश्निंग होगा तो कंपनी को काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन अमरा राजा डेफिनेटली लुक्स बेटर पोजिशन कंपेयर टू एक्साइड। ओके, अमरा राजा वर्सेस एक्साइड का एनालिसिस। एक और स्टॉक है जो बहुत जबरदस्त एनालिसिस मांग रहा है इस समय, और वो है एचडीएफसी बैंक। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक केव में चला गया था, पूरा बैंकिंग सेक्टर मजे कर रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक पलट के नहीं आ रहा था। लेकिन थर्सडे के सेकेंड हाफ ऑनवर्ड एचडीएफसी बैंक का साथ वापस आना शुरू हुआ। ये 1600 के ऊपर ही नहीं, 1625 पे आ गया है और नीचे करीब 1550-1600 रुपये चला। पिछला एक हफ्ते का दिखाइए डायरेक्टर साहब, एक हफ्ते या एक महीने का चार्ट दिखाइए तो कैप्चर करेगा कैसे एचडीएफसी बैंक में धीरे धीरे चाल वापस आई है। ये देखिए, एक हफ्ते में 50 से 60 रुपये चला है ये। आज सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई कि आईसीआरआर के फेज वे में पुल बैक से भी इसको फायदा होगा। राहुल, एचडीएफसी बैंक पे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है क्या? इसमें पोजीशन बैठा है क्या? ट्रेन चढ़ना शुरू हो गई है? बिल्कुल बना सकते हैं। इनफैक्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एचडीएफसी बैंक हमारे रेडार पे आया और हमारा टेक जो है वो भी एक बुलिश साइन दिया है। तो एक सपोर्ट लेवल जो था 1500 और 1520 के आसपास, वहीं से बाउंस हुआ है। और प्रिलिमिनरी अगर थोड़ा सा अच्छा 3-4 महीने का व्यू है, वी एक्सपेक्ट 1725, दैट इज 100 रुपए यहाँ से मिनिमम आपको देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक पे बुलिश है। तो हिमांग है हमारे साथ। मॉर्निंग हिमांग, बताएं कौन से दो स्टॉक्स व्यूअर्स को ऐड करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? सबसे पहले जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है उसका नाम है हेवल्स इंडिया, और ये एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड के अंदर बहुत ही बड़ा नाम है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो जिस तरह से ये जो रेसिडेंशियल यूनिट्स के जो बिक्री है उसके अंदर हमने एक ग्रोथ देखा है, उसका फायदा इस तरह की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, व्हाइट गुड्स, ये कंपनीज को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आईपीओ भी आया है आरआर काबेल, और उसका जो लिस्टिंग होता है तब टिपिकली जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। और फ्राइडे को हमने देखा था कि हेवल्स के अंदर एक अच्छा सा पॉप देखा था। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जा सकता है, और इसका जो अपसाइड है वो हम लोग देख रहे हैं लगभग 1550 का विद इन 1 मंथ टाइम फ्रेम। स्टॉप लॉस शुड बी अबाउट 1400 रुपीज। तो हेवल्स हुआ, हेवल्स पे शुक्रवार को अच्छा खासा वॉल्यूम भी था, बड़े ब्लॉक्स भी लगे थे, लेकिन दूसरा स्टॉक हिमांग क्या होगा? स्टॉक मैंने चुना है लेमन ट्री होटल्स, और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 132 है, स्टॉप लॉस 105 रहेगा। होटल स्टॉक के अंदर हमने एक बहुत ही बड़ा अच्छा री रेटिंग देखा है, और G20 के चलते हुए जो दिल्ली एनसीआर रीजन्स के होटल्स में हमने ऑलरेडी देखा है किस तरह का ट्रैक्शन और प्राइसिंग है। और मुझे लगता है कि ये थीम कोई शॉर्ट टर्म या कोई एक इवेंट बेस्ड नहीं है। ये जो री रेटिंग है या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शायद और 1-1.5 साल चल सकता है। तो लेमन ट्री ने बड़ा एक्सपेंशन किया है, इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। और मोमेंटम वाइज भी ये स्टॉक टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ अच्छा एक ट्रेंड दे रहा है, तो उसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, लेमन ट्री होटल दूसरा स्टॉक आपका रहेगा, तो आज हेवल्स और लेमन ट्री होटल्स इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांग ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए, आज शो पे आने के लिए। इनफैक्ट पता है हेवल्स ने बड़े दिनों के बाद
फ्राइडे को या थर्सडे को last week ही। एक्सचेंजेस पे मार्जिन एक्सपेंशन और डिमांड इंप्रूवमेंट की Exactly. कमेंट्री दी है आगे होके, कि top कोई 3 इंटरव्यू में नहीं, consumer ना brands रिजल्ट है Right. बीच में, तो ये उसके बाद से लोगों का इंटरेस्ट न्यूज़ इसमें बना आ और गया। बड़े वॉल्यूम्स भी दिखे। लेकिन ये जो अजय पूरा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग और इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो टारगेट है उस पर तो ऑफ कोर्स इंडिया वैसे ही बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा था, लेकिन इससे एक बड़ा पुश मिलेगा शुगर स्टॉक्स को। देखिए साहब, इंडिया तो इसलिए काफी जोर से काम कर रहा था कि हमारी तो मजबूरी है। हम लोग 1 बिलियन बैरल ऑफ क्रूड इंपोर्ट करते हैं। Correct. तो यानी आप समझ लीजिए कितना पैसा बाहर जाता है, डॉलर हाँ। तो हमारी तो मजबूरी थी। लेकिन धीरे धीरे अब आगे पूरे वर्ल्ड ये समझ रहा है कि आप बायोफ्यूल्स द फ्यूचर। तो दो बातें हैं, बायोफ्यूल्स तो ठीक है, लेकिन बायोफ्यूल्स को बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए Right. वो कैपिटल गुड्स कंपनी जैसे प्राज करेक्ट, प्राज इनमें फोकस दोनों में का रहेगी। ट्रिगर आता दो स्टॉक्स में डालना चाहूंगा रेडार पे, और मैं अविनाश से डिस्कस करूंगा। एक है आपका प्राज, दूसरा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। है। ओके, त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी ऐसे कैप गुड्स बनाती है जो बायोफ्यूल्स में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा प्राज तो है ही, इनफैक्ट प्राज आज हमारे चैनल पे भी आने वाला है। पॉइंट दूसरा ये कि जब बायोफ्यूल्स की बात होती है प्रियंका, तो अक्सर लोग समझते हैं कि या तो चावल से बनाएंगे या गन्ने से बनाएंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली बायोफ्यूल उससे बनता आया है। लेकिन अब जो है आपको पता है पानी में जो काई होती है उससे भी बायोफ्यूल्स बनता है, जिसपे प्राज काम कर रही है। ओके, बायोगैस भी एक बायोफ्यूल होता है, जो फराली का इतना बड़ा इशू पूरे देश में हो रहा है। हाँ। फराली जला रहे हैं, हाँ, वो उससे भी आइकिया ने और कुछ और प्राइवेट कंपनियों ने, और शायद रिलायंस का भी पर्सनल कैपेसिटी में रोल है, Sure. वो बायोफ्यूल बनाने के लिए काम हो रहा है। Okay. बायोगैस। Okay. तो वो किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल या ग्रेन का जो कचरा Rotten हो बचता जाते है, हैं, right. उससे बायोफ्यूल, तो काम तो इसमें बहुत हो रहा बहुत हो रहा है, है, नो डाउट अबाउट इट। और जरूरी नहीं है कि गन्ना और चावल या आलू से ही बने, नहीं ये सारे बहुत और चीजों से ही बहुत सारी बनता स्किन है। से बनता है, वेजिटेबल और फ्रूट्स की स्किन से बनता है। बहुत Exact. सारी कंपनियां काम कर रही तो हैं। दो कैपिटल गुड लिस्टेड कंपनियां हैं, इनके लिए शायद अब एक्सपोर्ट मार्केट खुल सकता है। यहाँ का तो मार्केट बड़ा है ही है, और वो है त्रिवेणी और आपका प्राज तो बहुत ज्यादा है। अविनाश, प्राज आपको कैसा लगता है? आज मैनेजमेंट हमारे यहाँ लाइंड अप है। अजय, देखिए आपने सही कहा कि जो बायोफ्यूल का डिमांड है वो अभी नॉट ओनली इंडिया में लेकिन ग्लोबली भी आई थिंक लोग इसको तरफ काफ़ी सीरियसली देख रहे हैं। और प्राज एक ऐसी कंपनी है जो मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी सेवी कंपनी है। देखिए ये बेसिकली स्पेशल एविएशन फ्यूल के ऊपर भी काम कर रहा है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के ऊपर भी काम कर रहा है। तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी अभी पायलट स्टेज में उन्होंने काम किया और बहुत ही जल्द इनका कमर्शलाइजेशन होगा। रही बात कैपिटल गुड्स, जो एथेनॉल के जो मशीनरी के लिए ऑलरेडी मुझे लगता है कि करीबन 650 करोड़ का तो करंट ऑर्डर बुक है। और जिस प्रकार से एथेनॉल का शॉर्टेज और डिमांड इंडिया में बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस कंपनी को अगले कम से कम 1.5-2 साल के लिए तो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। स्पेशल एविएशन फ्यूल भी मोरलेस इनका अप्रूव हो चुका है, तो अभी कमर्शियलाइजेशन का समय बहुत जल्दी आएगा। तो ये भी एक बहुत टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी अप मूव है। इनफैक्ट नेक्स्ट मूव मुझे लग रहा है कि जो एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा वो डीजल में आएगा। ग्लोबली कंट्रीज जैसे ब्राजील ने तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस यहाँ पे किया है। हम लोग अभी भी पेट्रोल में ही एथेनॉल का ब्लेंडिंग करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। और एक्सपोर्ट मार्केट अगर खुलता है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ब्राज रहेगा, क्योंकि इनके लिए इनका मेन बिजनेस वर्टिकल एथेनॉल है और इनके टेक्नोलॉजी को कोई बीट नहीं कर सकता। तो आई थिंक नंबर्स आने के पहले जो नैरेटिव आएगा वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरह से स्टॉक को और रिलेट करने की पोटेंशियल रखता है। तो प्राज इंडस्ट्रीज पर विनाश भी लंबे समय के लिए बुलिश, और हो ना हो रीजन है भी। इनफैक्ट इस पूरे मामले पर जब आपने हरदीप सिंह पुरी जी का भी रिएक्शन लिया बायोफ्यूल पर डील को लेकर, इनफैक्ट उन्होंने एक रिएक्शन भी दिया है हमारी इन हाउस टीम को। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऑलरेडी और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और भी कंट्रीज ज्वाइन करेंगी। सोलर अलायंस ऑलरेडी है इंडिया के पास। देखिए, सोलर अलायंस और ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। लेकिन सोलर अलायंस इंटरगवर्नमेंटल भी है, इसमें स्टेक होल्डर्स, इसमें कोऑपरेटिव्स जो बायोफ्यूल्स बनाती हैं वो सब उसमें जुड़ेंगे। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। जी जी। और एक इसमें एक इशू ये था कि जितने भी कंट्रीज बायोफ्यूल्स में आ रहे हैं उसमें खासकर वो देश जहाँ पे बायोफ्यूल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, अगर उसमें मत जाइए कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें जिनको बायोफ्यूल्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपके यहाँ प्रोडक्शन ना भी हो रहा हो पर आप शायद करना चाहें, तो अगर आप इसी अलायंस के मेंबर हैं तो आप देखिए आने वाले समय में उसमें 2 फायदे होंगे। यू विल मोर इजीली बी एबल टू एक्सेस टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा।
ओके, ठीक है। तो मंत्री जी बात बताते हुए कि भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और भारत ने ये करके भी दिखाया। इसको दिल्ली डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसके अंदर सारी बातें लिखी गई हैं और इस सर्वसम्मति के साथ पास हुआ, यानी कि किसी भी देश ने इसका कोई विरोध भी नहीं किया। तो ये एक बात और भी है जो इसके अंदर ऐड ऑन की जा सकती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब शिवांगी शारदा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनसे पता करते हैं उनके आज के ट्रेड कौन से हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज आपके ट्रेड कौन से हैं। जी गुड मॉर्निंग। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है टाटा मोटर्स। हम देख रहे हैं कि पूरे ही मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बाइंग है और ऑटो स्पेस इनफैक्ट काफी कंसोलिडेशन के बाद अब मूव दिखा रहे हैं। हमने देखा है कि इस स्टॉक में जो है एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है वीकली बेसिस पे। स्टॉक डेली फ्रेम में अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 650 तक के लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं 615 के एक सपोर्ट के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा एसबीआई में से। हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक से काफी एक अच्छा लीड मिल रहा है और एसबीआई ने हम देख रहा है कि पिछले सीरीज में यानी कि अगस्त सीरीज में काफी कंसोलिडेटिव सीरीज रहा है और स्टॉक प्रेशर में था, पर अब जो है वो शॉर्ट कवरिंग मूव और लॉन्ग्स बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अच्छी अप मूव है और रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी फेवरेबल यहाँ पे बैठ रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। स्टॉक बहुत पॉजिटिव लग रहा है। टारगेट्स जो है 606 के बनते हुए आ रहे हैं 570 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। ठीक है, टाटा मोटर्स आपने भी दिया, प्रशांत ने भी दिया और थोड़ी देर पहले हमने हेवल्स को भी अपनी लिस्ट में रखा था, जिसको हिमांग जानी ने भी कहा है। तो आपके पास सेलेक्टिव शेयर्स ही होने चाहिए, बट वो सेलेक्टिव शेयर ऐसे ठोस होने चाहिए कि आपका अच्छा बेनिफिट हो जाए उसके अंदर। इसलिए कुछ एक शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। आज हेवल्स अभी जो टिक दिखा रहा है उसमें वो गैप भी दिखा रहा है करीब 1 से 1.25% के आसपास का। एक और शेयर भी है, कैश का शेयर है कोल्टे पाटिल, वहाँ का भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है। एक बार ज़रा पता कर लेते हैं मितेश से। मितेश, एक बार ज़रा चेक करेंगे कोल्टे पाटिल आज क्या खुलते ही प्लस करना चाहिए या फिर थोड़ा रुकना चाहिए? देखिए, स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है डेफिनेटली और करंट लेवल के ऊपर आप डेफिनेटली उसको खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से जिस तरीके से वीकली चार्ट का क्लोज आया है उस हिसाब से डेफिनेटली कोल्टे पाटिल में बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड डेफिनेटली एंटर लेना चाहिए। एंटर लेना चाहिए, हालांकि 3% गैप के साथ खुलेगा। अभी फ्रीज हो जाएंगे लेवल्स तो आपको और पता लग जाएगा, लेकिन लग रहा है कि छोटे से गैप के साथ खुलेगा। क्लोजिंग अच्छी, ओपनिंग अच्छी। मितेश ने कहा हाँ, इसके अंदर जाया जा सकता है। अब आते हैं जरा कुछ एक्शन स्टॉक्स का एक बार वापस से रिव्यू करने पर। अंकिता मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आपको बताएंगे आज के एक्शन स्टॉक्स। अंकिता, गुड मॉर्निंग, बताएं आप। गुड मॉर्निंग टू यू एज़ वेल। जी हाँ, ये हमारे एक्शन स्टॉक्स जो हैं आज के उसमें सबसे पहला नाम जो है वो स्ट्राइड्स फार्मा का है। इन्होंने रिसीव कर लिया है यूएसएफडीए का अप्रूवल किडनी ट्रीटमेंट ड्रग के लिए और इसी के चलते ये हमारा एक्शन 5 स्टॉक्स का पार्ट है। अगला स्टॉक जो है वो है श्याम मेटालिक्स का। उनके ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त और इसके हिसाब से उनका जो स्पंज आयन सेल्स वॉल्यूम है वो डाउन है 5% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.3% की अपटिक देखने को मिल रही है हमको। उनका जो लॉन्ग स्टील वॉल्यूम है वो डाउन है 19% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी ये डाउन है 8.4%। अगला स्टॉक है इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का, क्योंकि इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का, क्योंकि इनके जो प्लांट है दहज गुजरात में वहाँ पे एक फायर का इंसिडेंट हुआ था और इसी के चलते कंपनी ने एडिक्वेट स्टेप्स लिए हैं टू एंश्योर कि जो रीफंक्शनिंग है प्लांट की वो जल्द से जल्द शुरू हो सके। अगला स्टॉक है इथोस का। इथोस का जो कंपनी है उन्होंने एक फेवरेबल आउटकम अचीव किया है अपना जो दिल्ली का वैट मैटर चल रहा था उनका और उसके उस ऑर्डर के हिसाब से उनका नलीफाई हो गया है। उनका जो टोटल डिमांड है जो कि प्रीवियसली स्टैंड करता था 33 करोड़ रुपीस पे। अगला स्टॉक है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स का, क्योंकि इनका जो टोटल टैक्स कलेक्शन आया है वो इंक्रीज़ हुआ है 417 करोड़ पे वर्सेस 335 करोड़, जो कि 24% ऊपर है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये अगस्त मंथ के लिए है और इनका जो टोल कलेक्शन हैदराबाद ORR प्रोजेक्ट कमर्शियल पे हुआ था 12 अगस्त में, उसमें भी इनको बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी के चलते ये हमारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन 5 का पार्ट बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, ये सारे के सारे स्टॉक्स कंपाइल करके लाने के लिए।
कई सारे स्टॉक्स हम डिस्कस कर भी चुके हैं और उसको इस पर ट्रेड भी मिल चुके हैं, लेकिन एक खास सेगमेंट शरद क्या खबर है आज डीलिंग रूम में जो गपशप है वो लेकर आए हैं, उनसे भी बात करते हैं और हमारे साथ कुश बोरा भी होंगे, उनसे उनका आज का ट्रेड सेटअप भी और स्टॉक्स भी समझेंगे। लेकिन पहले शरद से जुड़ते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, मन इंफ्रा जो है फोकस में रहने वाला और यहाँ पे डी स्ट्रीट इन्वेस्टर राकेश कठोतिया ने जो है लगभग 5.5 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है। अब याद रखिए राकेश कठोतिया जो है प्रमोटर है खजाना ट्रेडलिंग्स की और रिसेंटली सैमको म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 20 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। अगस्त के महीने में जो है प्रमोटर्स की बाइंग भी देखने मिली, लगभग 1.25 लाख शेयर्स की एक्विजिशन प्रमोटर से भी देखने मिली है और ओवरऑल अगर मार्च लो से स्टॉक के ट्रैक करें तो लगभग 100% से ज़्यादा का रिटर्न जो है देखने मिला है। और बज़ है बाज़ार में कि जो मार्की HNI इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट इस स्टॉक में अभी भी बना हुआ है। देखा जाए तो इनके 2 बिजनेसेस हैं और रिसेंटली उन्होंने एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी को भी जो एक्वायर किया था और रियल एस्टेट बिजनेस में जो है आप देख सकते हैं दिग्गज क्लाइंट्स है, स्पेशली गोदरेज प्रॉपर्टीज़, अदानी रियल्टी और सनटेक रियल्टी जैसे कंपनीज और EPC बिजनेस में लगभग इनका 1300 करोड़ का अभी ऑर्डर बुक है। ओके, तो मान इंफ्रा यहाँ पर मार्च के निचले स्तर से काफ़ी भाग भी चुका है स्टॉक, लेकिन यहाँ पर एक खबर जो शरद लेकर आए हैं वो मान इंफ्रा पे होगी और इसे हम रडार पर भी रखेंगे। इनफैक्ट एक बार इस स्टॉक के चार्ट चेक ले लेते हैं। मितेश है हमारे साथ। मितेश, आप बताएं मान इंफ्रा के चार्ट पर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? काफ़ी अच्छी मूव दिखाई है इस स्टॉक ने अब तक तो। ओके, जहाँ तक मान इंफ्रा का सवाल है, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो पिछले 3 वीक से एक रेजिस्टेंस है 155 का और अनफॉर्चुनेटली ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉक जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर वीकली चार्ट के ऊपर 155 का लेवल जो है वो क्रॉस कर ले, ऑलरेडी स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, तो नई तेजी इसमें पॉसिबल है और नए टारगेट्स आ सकते हैं अराउंड 190 टू 210। तो डेफिनेटली अगर 155 जो उसका 158 सॉरी जो उसका रिसेंट हाई है उसके ऊपर अगर हम वीकली क्लोज देते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में बाय साइड इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। राकेश कठोतिया की ओपन मार्केट परचेजेस के बारे में खबर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुश भी आ चुके हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए आज आप व्यूअर्स के लिए? जी हाँ, जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, निफ्टी का ओवरऑल सेटअप तो पॉजिटिव है, हम सब जानते हैं, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन लग रहा है। 6 लगातार दिनों की पॉजिटिव क्लोजिंग रही है, तो हो सकता है कोई ना कोई राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग माइट बी अराउंड द कॉर्नर। तो बायस पॉजिटिव है बट कॉशियसली पॉजिटिव हूं मैं यहाँ पे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा। रेजिस्टेंस लेवल्स पे थोड़ा मेरा ध्यान ज्यादा क्लोजली रहेगा। 20,000 का रेजिस्टेंस ऑन निफ्टी, 45,500 का ऑन बैंक निफ्टी, तो ये लेवल्स में क्लोजली वॉच करूंगा। हो सकता है यहाँ पे या शायद इनके थोड़े पहले प्रॉफिट बुकिंग एक राउंड आ जाए। इसी के चलते बिकॉज द ऑप्टिमिज्म इज स्टिल देयर, आज के जो कॉल्स हैं ये दोनों बाय साइड पे ही हैं। पहला है श्रीराम फाइनेंस। इस वक्त में देखें तो एक लगातार तेजी बनी हुई है। एक छोटे से राउंड ऑफ कंसोलिडेशन के बाद फ्राइडे को स्टॉक ने अपने जो रेजिस्टेंस लेवल से 1930 के उनके ऊपर की क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम में भी एक डिसेंट अपटिक देखने मिला था। तो यहाँ पे आप ट्रेड लेना चाहें तो 1970 और 1985 के 2 टारगेट्स के लिए बाय करें। यहाँ पे 1940 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरा दूसरा पिक है दैट इज रेन इंडस्ट्रीज। अगेन काफी लंबे समय के डाउनटर्न के बाद स्टॉक में हम एक अच्छा खासा जंप देख रहे हैं। जो इसके की रेजिस्टेंस जोन्स हैं इसके ऊपर ट्रेड करने में सस्टेन रहा है ये, और वॉल्यूम बैक अप मूव दिया है। तो हमें लग रहा है यहाँ पे एक बड़ी तेजी बन सकती है, लेकिन नियर टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो 186 और 192 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 175 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छी बात बोलिए कुश कि थोड़ा कॉशन भी वारंट करना चाहिए, क्योंकि जैसे राकेश जी कहा करते थे, ये मेरा फेवरेट है कि वर्स्ट ऑफ योर मिस्टेक्स आर इन मेड इन बेस्ट ऑफ योर टाइम्स। तो भयंकर यूफोरिया बिल्डअप हो रहा है, नो डाउट। मिड कैप स्मॉल कैप में तो है ही, 20,000 क्रॉस भी करेगा, मोमेंटम भी है। अपने स्टॉप लॉसेस का एक तो ध्यान रखें और पोजीशन साइजिंग। कई बार क्या होता है, घटे हुए बाजार में छोटी पोजीशन लेते हैं लॉन्ग, बड़े हुए बाजार में आपकी पोजीशन बढ़ती चली जा रही है, जबकि रिवर्स होना चाहिए। घटते हुए बाजार में आपकी पोजीशन बढ़नी चाहिए, लेकिन कई बार तो ये थोड़ा कॉशन। कुछ आज ये कॉशन का फ्लेवर लेके आए हैं टेबल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। शिवांगी, ये बताइए, फार्मा स्टॉक्स में सन फार्मा, सिप्ला, टोरेंट, बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं और चीज़ें बदल भी गई हैं। लुपिन में काफ़ी बाइंग हुई।
फार्मा स्टॉक में कौन सा स्टॉक लेना चाहिए जो पुल बैक दिखा रहा हो अच्छा आपके हिसाब से? जी, फार्मा स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला मेरा एडवाइस रहेगा कि हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाते हुए ही कामकाज करें। काफी हाई बीटा स्टॉक्स रहते हैं ये, पर यहाँ पे अगर इस स्पेस में से मुझे चुनना हो तो यहाँ पे लुपिन काफी पॉजिटिव लग रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमने वीक ऑन वीक बेसिस हमने देखा है कि बाइंग कोई भी छोटे डिक्लाइंस में देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपोलो हॉस्पिटल भी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाते हुए दिखा है, तो ये दोनों स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं इस पूरे फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस में। ठीक है, एक शेयर सोनी जरा आप चेक करना, वो है IEX का। क्या और चल सकता है ये धीरे धीरे करके 135 136 वाला 142 तो हो गया है। जी डिम्पी जी, IEX में अभी भी मेरे ख्याल से स्पेस काफी है जाने के लिए। अगर मैं ऑप्शन ओके ठीक है, ये तो हो गई IEX पर बात। एक और स्टॉक, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स इस वक्त थोड़े से डिफेंसिव बेट्स भी हैं उस तरफ, लेकिन क्या स्ट्राइड्स फार्मा जैसे एक USFDA अप्रूवल मिला है किडनी ट्रीटमेंट ड्रग के लिए, क्या यहाँ पर भी आज एक ट्रेड स्ट्रैटेजी बन सकती है? शिवांगी बताएंगे, मेरे साथ अब जुड़ी हैं। शिवांगी, स्ट्राइड्स पर क्या लेंगी आप राय, क्या लेंगी कॉल? अगेन स्ट्राइड्स पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिस इज अ ट्रेडर स्टॉक, और हमने देखा है कि स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाइस के पास है, एक अच्छा रेजिस्टेंस के पास है, और यहाँ पे हमने देखा है कि वॉलेटाइल बहुत है, तो मेरी राय रहेगी कि हम इसको स्टॉप लॉस के साथ ही अगर ट्रेड करें। नेक्स्ट लेवल्स जो है यहाँ पे 500 और फिर 510 तक बनते हुए दिख रहे हैं। एक स्टॉक और है जो लग्जरी स्टॉक भी है, और इथॉस, इनके लिए फेवरेबल दिल्ली वैट के मैटर में इनके लिए कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी दिख रहे हैं, जिससे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। और आप देखें प्री ओपन में तो 2% तेज है। इथॉस से भी एक अच्छी चाल चली है पीछे का, अगर आप उसकी एक चाल देखें। प्रशांत, क्या अपसाइड दिखता है इथॉस पर इन लेवल से? अच्छा, प्रशांत नहीं है हमारे साथ कुश हैं। कुश बताएं इथॉस के चार्ट से एक बार चेक करके। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा था, बट जिस तरह से आप बता रहे हैं कि न्यूज के चलते एक पॉजिटिव ट्रिगर है, गैप अप ओपनिंग है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन्स थे वो क्लियर होते हुए नजर आएंगे। स्टॉक कैन मेक अ रन टुवर्ड्स 1750 एंड 1800 लेवल्स आल्सो। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसको पोर्टफोलियो में ऐड करें। यहाँ पे आपको 1800 तक के लेवल्स भी आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है उसको आप 1600 के करीब लेके चले। 1 मिनट है मार्केट ओपन होने में, फटाफट से देख लेते हैं कौन से शेयर आज बढ़कर खुलेंगे। अदानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में हमने जिक्र किया था कि उससे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है। दोनों शेयर अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी के टॉप गेनर बनने जा रहे हैं। करीब 2% ये शेयर ऊपर है। NTPC के अंदर भी करीब 1% से कुछ ज़्यादा की मजबूती आपको दिखेगी। टाटा मोटर्स खुलेगा करीब 1% ऊपर, जिसके बारे में आज चर्चा काफ़ी हुई है। BPCL, ITC भी कुछ 0.1% के आसपास आपको खुलते हुए दिखेंगे। ये वो बड़े शेयर्स हैं जहां पर आज आप अच्छी ओपनिंग देखेंगे। रही बात गिरावट वाले शेयर्स की, तो आज वैसे देखा जाए तो आपको गिरने वाले शेयर्स कुछ ज़्यादा नहीं है। 50 में से करीब 40 या 42 शेयर ऐसे होंगे जो कि हरे निशान में खुलेंगे, और ज़्यादातर शेयर फ्लैट हैं या फिर वो हल्का पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 50 को अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे टाटा पावर, अदानी ग्रीन्स जैसे 2 बड़े शेयर्स हैं जो आपको थोड़े गैप के साथ खुलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा नौकरी, कोलपाल, मैरिको जैसे शेयर्स हल्के लाल निशान में भी खुलेंगे। 3-4 बड़े शेयर्स पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, खासकर HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब उनका दारोमदार काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा अगर आपको 20,000 अपनी स्क्रीन पर देखना है तो। इसलिए इन दोनों शेयर्स की वेटेज को और इनके मूवमेंट को ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करना होगा। बाजार ओपन हुआ है, 1450 शेयर एडवांसेस के अंदर है। डिक्लाइंस की संख्या काफ़ी कम है, 71 पॉइंट ऊपर है। भले गिफ्ट निफ्टी आपको 18 पॉइंट दिखा रहा था नीचे, लेकिन ये अच्छी बात यह है कि हमने 19,800 850 के ऊपर ही ओपन किया। मैंने आपको सुबह भी बताया था, ओपन और क्लोज का अगर क्रिटिकल लेवल के ऊपर होता है तो उस टेक्निकल्स में उसको बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है। 45,300 अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का दिख रहा है, ये 150 पॉइंट ऊपर है। हो सकता है पहले 5 मिनट में चेंज ऑफ हैंड्स हो, जिनके पास BTST पड़ा वो कुछ काटें, लेकिन फिर भी मार्केट का रिदम जो अंडरटोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको सिर्फ मौके तलाशने, अगर आपने अभी तक कोई पोजीशन नहीं ली हुई है तो
आते हैं फटाफट से निफ्टी के टॉप गेनर्स में वापस से चेक करा देता हूँ आपको। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट दोनों में अब 2% से कुछ ज़्यादा की मजबूती है। इसके अलावा SCL टेक, NTPC ये करीब 1% ऊपर, टाटा मोटर्स भी 1% ऊपर है। चारों शेयर एक बार स्क्रीन पे बैक टू बैक वापस से दिखा दीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस और TCS, ये चारों तो ज़रूर दिखाने चाहिए शुरुआत में। इन चारों शेयर्स के अंदर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये पोजीशनिंग कहाँ कर रहे हैं और इन्हीं की वेटेज से इंडेक्स काफ़ी हद तक चलता है या फिर कहें भाषा में मैनिपुलेट भी होता है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा नेक्स्ट 50 पे आते हैं। नेक्स्ट 50 में अगर आप चेक करेंगे तो बढ़ने वाले शेयर्स में IOC, क्योंकि क्रूड थोड़ा रुका हुआ है। इसके अलावा अदानी ग्रीन्स, अदानी विल्मर ये शेयर भी ऊपर है। आज जिंदल स्टील के अंदर वापस से तेज़ी आई है। टाटा पावर और कैनरा बैंक जैसे शेयर्स भी हल्के हल्के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जो कमज़ोर शेयर्स हैं उसमें गोदरेज CP के अंदर हल्का सा प्रॉफिट बुक हो रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। मैं जरा निफ्टी के ना कमज़ोर शेयर भी आपको दिखा देता हूँ। इंडसइंड बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पर आज शुरुआत में हल्की हल्की कमज़ोरी दिख रही है। कुल मिला के एडवांस डिक्लाइन ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है शुरुआत में चेंज ऑफ हैंड्स हो और उसके बाद कुछ आपको मोमेंटम वापस से बनता हुआ दिखे, लेकिन मार्केट की अंडरटोन काफ़ी स्ट्रांग है। शॉर्ट करने से बचना चाहिए, लॉन्ग लें या ना लें वो आपका अपना फैसला हो सकता है। जरा कुछ एक और मोमेंटम वाले शेयर्स भी मैं जल्दी से नोटिस कराता हूँ, फिर आपको हीट मैप भी लेके आएंगे। हीट मैप इनफैक्ट स्क्रीन पर आ गया। आज आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, ज़्यादातर शेयर या तो हर शान में खुलेंगे या जो खुल भी रहे हैं नेगेटिव, उनमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है। इसलिए जो स्क्रीन भरी हुई है वो 2 से लेके आधे % में ही भर गई। अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर देता तो शायद नेगेटिव वाले आते, क्योंकि आपको 2 से आधे % में आप देख रहे हैं। कोई भी शेयर ऐसा नहीं होगा कि जो आपको लाल निशान में दिखे। और दूसरा, इसमें आपको वैरायटी दिखेगी। आप सबसे नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, कोल इंडिया जैसे शेयर्स देख रहे हैं, ऊपर अदानी के 2 शेयर उसकी लीडरशिप है। टाटा मोटर्स हमने सुबह नोटिस भी करवाया था आपको, हिंडाल्को, BPCL जैसे शेयर्स भी हैं। तो एक तरफा जिसे कहते हैं ना कि मूव नहीं है, बल्कि चौतरफा मूव है। सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आज का मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम कोशिश कर रहे हैं वापस से 19,900 के ऊपर आने की। छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है ये आपको बता रही है प्रियंका। देखिए, मिड कैप में भी एक्शन तो आपको उन्हीं स्पेसेस में दिख रहा है जहां आपको लार्ज कैप में हाईलाइट हुआ है। पावर और फाइनेंस, पावर एनर्जी पैक फिर से आपको तेज दिख रहा है। REC हो, PFC हो, JSW एनर्जी हो, ये पहले टॉप गेनर्स हैं। फिर उसके बाद दूसरे PSU स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन दिख रहा है आपको। PSU बैंक्स भी है, BHEL जैसे काउंटर, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जैसे काउंटर्स, कंटेनर कॉर्प, अच्छा एक्शन आपको PSC स्ट्राइक पे दिख रहा है। जितने भी एनर्जी पैक में पेट्रोनेट जैसे स्टॉक्स में आपको पिछले हफ्ते शुक्रवार को भी बड़ी मूव देखने को मिली थी, वहाँ पर आज भी आपको वहाँ पर मूव दिख रही है। REC तो अब बढ़कर जो मूव है वो 5% हो गई है। ड्रैगर अगर आप बात करें तो बहुत ही कम PSUs जो नहीं चले हैं, और उसमें से गुजरात गैस भी है जो आज भी आपको 1% नीचे ही दिख रहा है। सो एक्शन आपको वहाँ दिख रहा है। और दूसरे जो स्टॉक्स हैं जहाँ पर ये रेल कॉरिडोर का और बायोफ्यूल का, इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो इम्पैक्ट दिखना है वो दिख भी रहा है। जैसे अभी हम एक देख भी रहे थे, अभी अजय भी हाईलाइट कर रहे थे, त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे ब्लॉक लगा है। प्राज इंडस्ट्री इनफैक्ट 7% की तेजी के साथ स्मॉल कैप में काफ़ी एक्शन। रेणुका शुगर में 6% की मूव। IRB इंफ्रा के टोल फिगर्स अच्छे हैं, वहाँ 4% की मूव। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आप देखें तो वहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट शुगर काउंटर्स जितने भी एथेनॉल ब्लेंडिंग से जो इम्पैक्टेड होंगे वो काउंटर, शुगर काउंटर तो अच्छी खासी आपको मूव के साथ आज दिखाई दे रहा है। PSU स्पेस में पावर, एनर्जी, PSU बैंक्स सब में अच्छी मूव दिखाई दे रही है। रिन्यूएबल्स अच्छी मूव यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जबरदस्त मूव के साथ बाजार शुरू हुआ है, तो इसलिए ट्रेडिंग आइडियाज अपने पैनलिस्ट से कुछ बताइए। आपका पहला ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? तो अजय, एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे पिछले हफ्ते भी था, हमने ऑप्शंस के द्वारा डिस्कस किया था, वो है टाटा पावर। स्टॉक में अच्छा खासा मूव है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पावर स्टॉक्स में अच्छा जंप है, तो ये मूव कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो 278 और 285 के 2 टारगेट्स के हिसाब से इसमें व्यू बनाएं, और जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा आपका 267 के करीब। ओके, टाटा पावर पे बाय कॉल आ रही है। शिवांगी, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, ओपनिंग ट्रेड में जैसे हमने
जिक्र किया था कि टाटा मोटर्स जो है वो काफी पॉजिटिव है, तो वो एक इंटैक्ट रहेगा। ऑल्सो बीईएल में नजर डालने लायक है। यहाँ पे हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहे हैं, और ये स्टॉक रैली को रीटेस्ट करके उसके बाद जो इसकी मूव होती है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। 150 तक के लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, 142 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। ठीक है मितेश, ओपनिंग ट्रेड क्या निकल के आ रहा है सिस्टम मेथड पे? आई थिंक टाटा केमिकल, टाटा पैक्स ही आ रहा है। टाटा केमिकल में मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग 1080 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और ये लंबे समय तक चलेगा। तो 1094 चल रहा है फ्यूचर, 1080 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। अगले 2 या 3 दिन में पहला टारगेट रहेगा 1150, दूसरा टारगेट रहेगा 1180। तो ओपनिंग ट्रेड मेरा रहेगा टाटा केमिकल। 19,900 के पार निफ्टी होता हुआ नजर आ गया, सिर्फ 100 पॉइंट 20,000 से दूर। सोनी पटनायक, क्या होगा आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा टाटा कॉम में। उसमें आप ले सकते हैं 1890 का स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट रहेगा 1980 और दूसरा टारगेट रहेगा 2010। विनाश, बाजार में कुछ आपको समझ में आ रहा है इस समय नए परचेजेस के लिए, या बढ़ा हुआ लग रहा है? नहीं अजय, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा होल्ड पे अपनी पोजीशंस रखूंगा। जैसे कुछ ने भी कहा है कि मार्केट्स बहुत जल्दी मिड कैप लार्ज कैप्स में भागा है। मेरे ख्याल से ये मार्केट में पैसा तब बनेगा जब थोड़ा सा एक रीजनेबल हेल्दी करेक्शन आएगा। बट लार्ज कैप में हमको लग रहा है कि अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो एल&टी आज लास्ट डे है बायबैक का। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर पोजीशंस ऐड करते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये भी एक अच्छा विकल्प है। अच्छी खासी अपसाइड आपको अगले 12-15 महीने में मिलेगी। तो एल&टी लार्ज कैप में है, बट बाकी सारे पोजीशन हम थोड़ा सा मार्केट का करेक्शन के लिए वेट करेंगे। आज बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयर तेज हैं। HDFC लीडरशिप दिखा रहा है, साथ ही SBI और ICICI बैंक भी ऊपर है। इंडसन की उसकी वेटेज उसके सामने कुछ भी नहीं है। आज इंडसन जो बैंक निफ्टी को लॉस दे रहा है वो सिर्फ 2 पॉइंट का, बल्कि सिर्फ HDFC चलने से ही 90 पॉइंट आज बैंक निफ्टी चल रहा है। दूसरा पॉइंट आते हैं निफ्टी पे। करीब 45 शेयर्स ऐसे हैं निफ्टी के जो अभी भी हरे निशान में ओपन होने के बाद, और उसमें HDFC इसमें भी अव्वल नंबर है, इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और दूसरा शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो जिस चर्निंग की हम बात बोल रहे थे, 3-4 शेयर आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए, वो आपको लीग में दिख रही होंगे, दोनों ने अब कमान संभाली हुई है, इसलिए आप 19,900 को पहले ही 5-7 मिनट में एंजॉय कर पा रहे हैं। अब आते हैं कुछ और सेगमेंट वाले शेयर्स पे। रेलवे के शेयर्स एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, जरा 3-4 शेयर फायर करना बैक टू बैक। RVNL 8% ऊपर, IRFC 8% ऊपर, रिट्स 4.5% ऊपर। तो रेलवे काउंटर्स के अंदर जिनको ऐसा लगा कि थोड़ा थकावट हो गई है, ये शेयर महंगे हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। नए G20 से जो सामने खबर आई है रेल कॉरिडोर की, उसने एक नई जान फूकी और एक नए तरीके से वे शेयर चलते दिख रहे हैं। आगे एक शेयर और भी है, वो है कैम्स, एक फाइनेंस की कंपनी है जो 4% ऊपर है। इसको मेरे को जरा पता करना है, और ये पता करते हैं सोनी पटनायक से। सोनी, एक बार जरा चेक करना, CAMS कैम्स फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, 4% ऊपर है, 2566 का इसका रेट है। जी, कैंप्स में मेरे ख्याल से थोड़ा भी बेहतर है, मतलब कि फ्रेश एंट्री के लिए आपको अगर इंट्राडे में कोई डिप्स मिलता है तो बेहतर रहेगा। बट अगर नहीं होता है तो फिर तो भी मेरे ख्याल से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अभी भी 22550 के ऊपर ट्रेड जो कर ही रहा है, और ये ऑलमोस्ट ही एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप अगर ये इंट्राडे डिप में अराउंड 2530 के पास नहीं दिखता है और सस्टेन करता है 1 घंटे के लिए, मॉर्निंग का 1 घंटे के ट्रेड में, तो ये जो है स्टॉक 2630 की तरफ इमीडिएटली भाग सकता है। इंट्राडे में भी काफी स्ट्रेंथ है, और जो उसका सपोर्ट नीचे की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है वो है 2500 टू 2490। वो बेस काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज के लिए बन के रहा है। तो आप मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कीजिए, अगर आपको वो डिप मिलता है तो आप उसमें एंट्री लीजिए, या तो फिर अगर सस्टेन करता है और वॉल्यूम्स के साथ पिकअप होते हुए नजर आता है तो आप उसी लेवल पे एंटर कर सकते हैं। 2630 का जैसे मैंने कहा टारगेट ले सकते हैं। ओके, इनफैक्ट कैम्स में हुआ ये भी है कि पिछले हफ्ते मैनेजमेंट ने एक इन्वेस्टर डे किया है जिसमें ग्रोथ और मार्जिन को लेके सॉलिड कमेंट्री कैम्स के मैनेजमेंट ने बाजार को दी है, उससे भी फर्क पड़ रहा है आज के अप मूव में। लेकिन कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में बात कर लेते हैं। HDFC बैंक में आज चांसेस थे कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस जारी रहेंगी, क्योंकि बाकी सारे बैंकों के कंपैरिजन में ये उतना ज़्यादा चला नहीं है, और इसी से बैंक निफ्टी को इस समय तेज़ी मिल रही है। कुछ और मिड कैप टाइप के 10%
प्राज इंडस्ट्रीज 10% और त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी लेके आई है। आज हमने सुबह बात की थी इस बारे में। आज एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त दिख रहा है, बट डर भी लग रहा है इस बात से। एक स्टॉक है, उसका नाम है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। उसके अंदर जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार है, वो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बन गई है और करीब 40-45% ग्रोथ आई है। स्टार हेल्थ भी लेके आई है और रेलिगेयर भी लेके आई है। अविनाश, आपने स्टार हेल्थ देखा है, हाल ही में बहुत सॉलिड नंबर्स आए थे, उसके बाद रेलिगेयर का भी हेल्थ का नंबर बहुत अच्छा आया। अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस खेलना है तो प्योर ये दो स्टॉक ही अवेलेबल हैं, आप कौन सा लेंगे? नहीं, आई थिंक अजय, देखिए मुझे वैल्यूएशन वाइज ऑब्वियसली रेलिगेयर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हालांकि ये इतना इंस्टीट्यूशनल फेवरेट नहीं है, लेकिन स्टार हेल्थ में डेफिनेटली ज्योग्राफिकली ये बड़ा प्लेयर है, इसमें अच्छे नंबर्स और भी आने की उम्मीद है। तो जिनको अपना पोर्टफोलियो बनाना है अगले कम से कम 1.5-2 साल के लिए, क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए ही आपको इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि दोनों स्टॉक्स में इक्वल पोजीशंस ले, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस स्पेस बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगले 2-3 साल के लिए जो हेडरूम ग्रोथ के लिए वो काफी स्ट्रांग है। तो आई वुड बेट ऑन बोथ कंपनीज, बट रेलिगेयर इज अ बेटर चॉइस। ठीक है, मैं आपको ना इंडिया विक्स भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा। 3.5% ऊपर है, इन स्पाइट ऑफ दिस के बाजार चल रहा है। विक्स के दो बड़े कारण होते हैं, पहला ये फेयर इंडेक्स के तौर पर माना जाता है और दूसरा जब मोमेंटम आता है तब भी विक्स बढ़ता है। तो फिलहाल इसको आप क्रेडिट तो मोमेंटम के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन ये 12.5-13 होते ही ये खतरे का सूचक भी हो जाएगा। तो इसलिए जो अजय आपको बार बार नोटिस करवा रहे हैं, खुश करवा रहे हैं, अभी विनाश ने भी आपको नोटिस करवाया कि वो उतनी एग्रेसिव नहीं है, वो उसकी बड़ी वजह यहाँ पे होगी कि 12.5-13 विक्स आते ही ये एक नोटिसेबल चीज़ हो जाएगा वापस से। आज क्योंकि वेटेज वाले शेयर्स चल रहे हैं, इसलिए इंडाइसिस आपको ज़रा खूबसूरत तरीके से दिख रहे होंगे। एक काम और कर सकते हैं, हमको ज़रा NSE BSE F&O वाली प्लेट भी ज़रा लेके आइएगा। और अभी भी मैंने शुरुआत में थोड़ी देर पहले मैं ऑप्शंस का डाटा भी चेक करता हूँ, ऑप्शंस हीट मैप्स होते हैं हमारे पास, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार ने जो पहले राउंड की तेज़ी थी ना, वो एक बार वो दे दी है। अब अगर आप कोई फ्रेश बाय कर रहे हैं ना, तो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के कीजिएगा, इंट्राडे भी और थोड़ी पोजिशनली भी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार गिर रहा है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि थोड़ा आपका रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे के लिए उतना शायद ठीक ना रहे। ये आप जो देख पा रहे हैं, एक बड़ा गैप है 135 और 40 शेयर का। आज अगर मार्केट को हल्का थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कराना है तो दिन भर में सिर्फ इसी गैप को ख़त्म करने का एक प्रोसेस भर चालू रहेगा और कुछ नहीं। अंडरटोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट की, ये एक नोटिसेबल पॉइंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और शेयर्स जहां पर आज शुरुआती डाटा ये बताता है कि यहाँ पे अच्छी पोजीशंस बन रही है, उसमें कुछ आपका एक शेयर है चोला फाइनेंस। आपका तो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हो गया अचीव, लेकिन इस शेयर के अंदर जो मोमेंटम है वो अभी भी कंटिन्यू है। एक बार जरा चोला फाइनेंस पे आप ही रिकमेंडेशन दीजिए, अभी क्या करना चाहिए? ये वापस से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है प्लस करने की। डिम्पी बिल्कुल, लेकिन मैं कहूंगा अभी आप अगर ले रहे हो तो 1200 का जो टारगेट है उसके लिए इसमें प्ले करें। टेक्निकली भी रेजिस्टेंस है, दैट इज द हाई दैट द स्टॉक मेड बिफोर स्लिप लोअर। और अगर आप देखें तो डेरिवेटिव डेटा में भी 1200 का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है, तो हो सकता है इसको क्रॉस करने में थोड़ी सी मशक्कत लगे स्टॉक को। और हम ये देख रहे हैं कि 1000 के लेवल से ऑलमोस्ट 1170 तक तो आ ही चुका है अच्छे खासे छोटे ज्यादा टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अब आपके लिए जो प्ले रहेगा वो बहुत ही छोटे टारगेट का रहेगा, विच इज 1200 रुपए का। 30 रुपए है यहाँ से। स्टॉप लॉस आप करीब लेके चले 1160 के आसपास। तो कोई ट्रेडिंग के लिहाज से अगर लेना चाहे तो ले लें, कोई बड़ी पोजीशन बनाना चाहते हो तो फिर 1200 क्रॉस होने का वेट करें। आप इसमें बाइंग करेंगे, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में हमने देखा कि बाइंग आपको बैंक स्टॉक्स में तो देखने को मिली है। बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स तेज हुए हैं, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, PNB बैंक जैसे तेज हुए हैं, यूनियन बैंक में मूव आपको देखने को मिली है, और इनफैक्ट ABB जैसे स्टॉक्स भी अब ऊपर आए। 3% की बढ़त अब आपको ABB में हो गई है। आपको याद होगा ABB की लास्ट वीक एनालिस्ट मीट के बाद जो क्रूशल पॉइंट्स आए थे, जिसके बाद स्टॉक ने उस वीक तो इतना रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन अब आपको एक अच्छी मूव दिख रही है। 3-3.5% की मूव यहाँ है। सोनी, ABB आप इन लेवल्स पर प्लस करेंगे? प्रियंका जी, डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा लेवल है और यहाँ से ब्रेकआउट भी देने के लिए काफी पॉइज्ड है। 4600 के ऊपर निकालते ही वो ब्रेकआउट कंफर्म भी कर लेगा। एंड आप इसका पहला टारगेट तो है 4700 और दूसरा अगर हम पोजिशनली देखेंगे
तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है टू हेड टुवर्ड्स 4900 पोजिशनली, थोड़ा मीडियम टर्म रहेगा, बट इंट्राडे के लिए भी मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। शॉर्ट कवरिंग भी दिख रहा है, जो कि मेरे ख्याल से ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे कन्वर्ट भी हो सकता है लॉन्ग बिल्टअप की पोजीशन में, बट दोनों ही केसेस में काफी स्ट्रेंथ है। तो आप इसको डे लो के ही स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए एंड 4700 के लिए आप इसको टारगेट के लिए बाय कीजिए। एक और खबर है इंपॉर्टेंट, इसमें मार्क करना जरूरी है, हमारे फ्लैशेस पे भी आती ही होगी, और वो है GQG। राजीव जैन ने बड़ा क्वांटिटी खरीदा है IDFC फर्स्ट बैंक में। अभी अभी आपने देखा होगा IDFC फर्स्ट बैंक में ब्लॉक हुआ था 0.8% इक्विटी का। इनफैक्ट मेरी खबर यह है कि वो सिर्फ अभी ही नहीं, पिछले हफ्ते भी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक 100 के करीब आया है, और यहाँ से GQ जैसे बड़े प्लेयर आ रहे हैं, तो ये एक एंडोर्समेंट है स्टॉक पे। हम तो 26 रुपए से इसको ट्रैक कर रहे हैं यहाँ ET9 स्वदेश पे, क्योंकि वो भाव था जब पहली बार मैनेजमेंट ने आके ये बात कही थी कि सॉलिड नंबर्स तो हैं ही, लेकिन वर्स्ट इज बिहाइंड अस। वहां से स्टॉक 4x हुआ है, लेकिन बड़े प्लेयर्स के लिए अभी भी इसमें अट्रैक्शन दिख रहा है। शिवांगी, जरा IDFC फर्स्ट बैंक के चार्ट को बताइए, चेक करके 100 गया, थोड़ा सा पुल बैक आया, बट इस समय नए भाव से ट्रेड लिए जा सकते हैं यहाँ से? जी, IDFC की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, और हमने देखा है कि स्टॉक जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरी राय रहेगी कि अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो एंटर कर सकते हैं। सॉरी, जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो 100 के बनते हुए आ रहे हैं 94 के स्टॉप लॉस के साथ। एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक है, मार्क कर दूं, उसके बाद प्रियंका आप ले सकती हैं, वो है UPL। 585 का लो बना के UPL 610-11 के आसपास आ गया। ये 2-2, 4-4 रुपए चल रहा है, बड़े बड़े मूव्स नहीं दे रहा है अभी, लेकिन आपको हैरानी होगी जान के कि ये इंडेक्स का सबसे सस्ता स्टॉक है प्योर वैल्यूएशन पे। 10 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड कोई भी इंडेक्स का स्टॉक नहीं है। अविनाश, UPL इस भाव से लेंगे? ओके, अविनाश चले गए, कोई बात नहीं। मितेश हैं, ये देखिए नीचे 575 का लो बना के बहुत धीरे धीरे अप मूव दिखा रहा है, बट ओवरसोल्ड तो अभी भी है। मितेश, इस भाव से रिस्क रिवॉर्ड UPL में? अनफॉर्चुनेटली UPL में जो ब्रेकआउट अब तक हमको मिले हैं वो सब फॉल्स ब्रेकआउट मिले हैं, और अनफॉर्चुनेटली स्टॉक जो है वो लोअर एंड पे ही बहुत ही स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि जब वीकली चार्ट के ऊपर इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, उसके बाद ही इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा। अभी डेली चार्ट के ऊपर 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड का कुछ पैटर्न चल रहा है। कंसोलिडेशन का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की साइंस अभी नहीं दिख रही है, सो वी विल वेट एंड वॉच। जब वीकली चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा तभी इसको हम लोग बाय करेंगे। आप अभी फिलहाल बाय के लिए थोड़ा रुकेंगे, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में हमने देखा है कि डिफेंसिव थोड़े से ऊपर आए हैं। FMCG हो, ऑटो पैक हो, मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स हो, और FMCG में HUL जैसे काउंटर्स, नेस्ले जैसे काउंटर्स, वहाँ पर मूव है। IT में TCS जैसे काउंटर्स भी ऊपर आ रहे हैं। तो जहाँ थोड़ी सी वैल्यू इमर्ज हो रही है, क्या वहाँ पर अब बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए? शिवांगी से पूछते हैं। शिवांगी, FMCG में लार्ज कैप में बड़े ड्रैगर हो चुके हैं ये स्टॉक्स चल, और क्या अब यहाँ फेवरेबल मूव दिखती है? नेस्ले हो, HUL हो? जी बिल्कुल, FMCG की बात करें तो हमने देखा है कि स्लो मूवर्स रहते हैं, काफी एक ड्रैगर्स रहते हैं, पर ओवरऑल कंसोलिडेट कर रहा है काफी 4-5 हफ्तों से सारे ही स्टॉक्स की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हमारे पास बेटर सेक्टर्स है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, हम उन पे फोकस कर सकते हैं रादर देन FMCG हेवीवेट्स राइट नाउ। मार्केट में सिर्फ 71 पॉइंट की बढ़त रह गया और ये वापस से 900 के नीचे आया, जैसे हमने आपको शुरुआत में भी कहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट के अंडरटोन ख़राब है, ये ठीक है क्योंकि बड़े शेयर का पार्टिसिपेशन है अभी भी, लेकिन कुछ एक शेयरों से सतर्क रहना चाहिए। जैसे BBTC हमने 3-4 दिन पहले हमने ही नोटिस आपको कराया था, आज हम फिर से आपको नोटिस करवा रहे हैं। एक बार सोनी आप इस शेयर को देखिए, लगता है कि एक राउंड का इसके अंदर तेज़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज खुला ठीक था, लेकिन अभी डेज लो पे करीब 2% नीचे है। ये क्रैक करीब 5%, 6% तक का भी हो सकता है। तो इसलिए जिनके पास भी प्रॉफिट है, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट करें।
जी डिम्पी जी, अगर फ्राइडे के कंपैरिजन में देखना चाहे तो फिर आप इसको डेफिनेटली बुक कीजिए, ट्रेल भी कर दीजिए। बट इसका जो नीचे का सपोर्ट एंट्री आपको मिलेगा वो काफी नीचे है, लाइक 1180 के आसपास ही इसका एंट्री बनता है पॉइंट। तो फिर मेरे ख्याल से आप यहाँ पे इसको एक बार ट्रेल करके बुक कर दीजिए, 1200 का ही ट्रेल आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। ऊपर की तरफ इसका 1300 का ही रेजिस्टेंस है, 1300 को उसको दोबारा क्रॉस करने के लिए काफी स्ट्रेंथ चाहिए होगा, तो इस रेंज में शायद कंसोलिडेट कर सकता है। आप इसको बुक आउट कर लीजिए, और अगर आपको नीचे में 1180 के आसपास ही नजर आ रहा है तो आप उसी लेवल से इसको री एंट्री के लिए आप देख सकते हैं। एक शेयर खबर के साथ आज टूटा है, उसका नाम है हेरिटेज फूड। हालांकि इसमें इस तरह से कोई खबर नहीं, बट पॉलिटिकल कनेक्शंस का कई बार नुकसान और फ़ायदा होता है। चंद्रबाबू नायडू से इनको काफ़ी हद तक कनेक्ट किया जाता है इस कंपनी को, और एक करीब 6% नीचे है क्योंकि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है, और ये आज गैप के साथ खुला भी 6.5% नीचे है। कोई वेरी इमीडिएट मितेश कोई सपोर्ट है इसका हेरिटेज फूड का? ये भी अच्छा चलने वाला शेयर था। हेरिटेज अगर फूड की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे हम ये मान के ये स्टॉक्स में चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं 230 से लेके 220 के बीच में एक वीकली चार्ट के ऊपर अभी सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन हमें पता है कि जब न्यूज़ बेस कोई खबर आती है तो उसमें कोई लेवल्स के मायने इसलिए नहीं रहते कि जब तक वो न्यूज़ अनफोल्ड नहीं हो जाएगी तब तक उसमें लगातार गिरावट जारी रहेगी। तो मेरे हिसाब से 220-230 में पॉज होना चाहिए, लेकिन नॉट एडवाइजेबल टू बाय ऑन द डिप्स। लोअर लेवल्स के ऊपर बाय नहीं करना चाहिए, ये इवेंट को प्ले आउट कर देना चाहिए, और कैसे ये स्टॉक सेटल होता है उसके बाद में उसी को देख के हम लोग अगर अगला कॉल लेना है तो ले सकते हैं कि बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन के सौदे होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप लोअर लेवल्स पे मिल रहा है तो आप एक्यूमुलेट करें। ये तो हो गई हेरिटेज फूड की बात। लेकिन अगर आप एक स्टॉक पर नज़र रखिए, वो है सेक्टर का लीडर हॉस्पिटल स्पेस में, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप देखें, एक जुपिटर हॉस्पिटल्स करके आईपीओ भी आ रहा है, जिस हिसाब से 50-50, 60-60 टाइम पे हॉस्पिटल स्टॉक्स आ रहे हैं मिड साइज्ड। ये जो है अभी भी 1 लाख करोड़ से नीचे मार्केट कैप है, और ये लार्ज साइज है, ये डिजर्व करता है प्रीमियम। 5,000 के ऊपर क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। मितेश, अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट को देखिए, करेक्टिव फेज में आया था 53-50 के आसपास से, फिर नीचे आके 5,000 के आसपास बेस बना के रिकवर कर रहा है। क्या ये वापस क्रॉस करेगा अपना वो लेवल 52-5300 वाला? बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स के ऊपर आपने ये स्टॉक की डिस्कशन छेड़ी है। डेफिनेटली एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है इन द रेंज ऑफ 4700 टू 4800, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट के ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बहुत दिनों के बाद, बहुत हफ्तों के बाद, एटलीस्ट आफ्टर 28 जुलाई 2023 ये ब्रेकआउट हमको मिला है। तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, और डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स और एट द करंट लेवल स्टॉक को लेना चाहिए। हमारे हिसाब से स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है अराउंड 5800, वो क्रॉस करके स्टॉक जो है वो अगले 1 से 3 महीने में 6,000 टू 6,200 की रेंज में जाएगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर अपोलो टायर में खरीदारी करनी चाहिए। क्या मूव आ रहा है प्राज इंडस्ट्रीज? मैं आपको बता रहा था कि प्राज इंडस्ट्रीज अभी तक डोमेस्टिक सेंट्रिक कैपिटल गुड्स बनाती है बायोफ्यूल्स के, और बहुत बढ़िया काम वो सिर्फ ट्रेडिशनल बायोफ्यूल्स से फ्यूचरिस्टिक बायोफ्यूल्स की तरफ भी जा रही है। लेकिन इतनी बड़ी मूव आज ही, ज़बरदस्त। प्रशांत सावंत भी आ चुके हैं, अपने इनिशियल ट्रेड्स निपटा के हमारे साथ शेयर करने के लिए आ गए हैं ट्रेड्स। बताइए प्रशांत जी, क्या ओपनिंग ट्रेड्स? अजय जी, वन ऑफ माय फेवरेट्स जो काफी अटका हुआ था, काफी लैग था, 2 स्टॉक्स मेरे रडार पे आए। एक है ग्लेनमा, और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेड है, बट मुझे ये काफी स्ट्रांग लग रहा है। 800 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से आप इसको 780 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो पोजिशनली। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स करीबन 785 तक भी रख सकते हैं। ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से 100 पॉइंट 900 तक जा सकता है, 900 काफी स्ट्रेंथ है। और नेक्स्ट पिक जो होगा वो होगा कैनरा बैंक। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अहम लेवल जो इस स्टॉक का था वो था 342, 343। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टार्ट ऑफ द वीक, और वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट 350 पे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल इसको ऐड कीजिए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट के लक्षण दिखा रहा है, प्रीएम कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है आप इसको होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 375। तो कैनरा बैंक एंड ग्लेनमा, कैनरा बैंक, या
ठीक है, तो कैनरा बैंक आपके दूसरा स्टॉक रडार पर रहेगा। पीएसयू बैंक्स में अच्छा मूव दिख रहा है। और पहला ग्लेनमार्क फार्मा। इनफैक्ट ग्लेनमार्क फार्मा ने एक अच्छी खासी कमेंट्स दी हैं अजय कल, लेकिन ट्रैक्शन इन्होंने अपनी एजीएम के बाद ये बात बोली है वैसे, बट 400 रुपए से हम यहाँ बता रहे हैं कि इसमें हृदय परिवर्तन स्टॉक है ये। इनका मैनेजमेंट चाहता है कि अब हम अपना डेट कम करें और हाई ग्रोथ लेके आए, तभी उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर दी है। बट 400 वाला 800 हुआ है उसी चक्कर में, अभी भी 2000 करोड़ का डेट है। तो ये जो ग्लेनमार्क हमको बताते जा रहे हैं, ग्लेनमार्क लाइफ में जो माल बिकेगा वो पैसा आएगा ग्लेनमार्क को, और 2000 करोड़ रुपए अगर घट गया इसका डेट, ये किसी और भाव का हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रशांत बाबू, आपने एकदम निर्मल बाबा वाला डिस्क्लेमर दिया है जो मुझे बड़ा पसंद आया। डिम्पी, आपके पड़ोस के है ना, निर्मल बाबा के पास कोई भी जाएगा तो वो बोलते थे कि एक काम करिए, 2 समोसे खाइए, 2 खुद भी खाइए, 2 पड़ोसी को भी खिलाइए, और ये मामला आपका सुधर जाएगा। तो प्रशांत जी ने वही वाला डिस्क्लेमर दिया, मैंने भी ले रखा है ग्लेनमार्क, अपने क्लाइंट्स को भी दिला रखा है ग्लेनमार्क। इस तरह के डिस्क्लेमर जो है एक सेंस देते हैं कि हाँ, ओनरशिप तगड़ी है इस कॉल में, नहीं? जी, मुझे लग रहा है पोजिशनली फर्स्ट थिंग मैं काफी ओनरशिप, काफी बुलिश हूं। डिम्पी, आप क्या कह रहे हैं? प्रशांत जी बताइए। जी डीपी जी, सॉरी, फर्स्ट थिंग, आप जैसे जानते हैं फार्मा पे मैं काफी बुलिश हूँ फॉर द सेकेंड हाफ। और ग्लेनमार्क को अगर हम देखें तो आपको अभी लगेगा कि ये 400 से 800 आया हुआ है, जैसे कि अजय जी ने कहा, बट अगर हम देखें तो 2008 से लेके अभी तक ये उसी रेंज में है। तो अगर ये रेंज ब्रेकआउट हो जाए तो ये जो नेक्स्ट मूव होगी ये काफी बड़ी हो सकती है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। 90 अंकों की बढ़त अभी ये फिर से आ गई है और फिर से निफ्टी 19,900 के ऊपर आ गया। ये जो शेक करने वाले होते हैं ना 20-30 पॉइंट, बस इसमें थोड़ा आपको सावधान रहना है। मार्केट टिपिकली यही काम करता है। एक शेयर मेरी लिस्ट में हो रहा है, वो है एमटार टेक, MTAR टेक। सोनी, एक बार जरा चेक करना एमटार टेक। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आप इसको वीकली चार्ट्स पे देखेंगे, आपको बहुत ही शानदार मूव दिखा रहा होगा ये, और ये आज वॉल्यूम बैक्ड है। शुरुआत में ही 3-3.25 लाख शेयर किसी ने खरीद के इसको आज डेज हाई पे टांग दिया। अभी जरा मेरे को बताइए आगे और चलेगा क्या ये एमटार टेक? जी डिम्पी जी, मेरे ख्याल से इंट्राडे में शायद आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस नजर आ सकता है अराउंड 2900, बट अगर आपको डिप भी मिलता है अराउंड 2020 टू 2780, इस रेंज में अगर आपको डिप मिलता है तो आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए। पोजिशनली काफी स्ट्रांग है, वो 2900 को क्रॉस करेगा, बट एक छोटा सा एक डिप लेने के बाद तो आप वहां से अगर करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल हो जाएगा और आपको लंबा प्रॉफिट भी दिख सकता है। पहला आपका रहेगा 2900, उसके क्लोजिंग के ऊपर ही मेरे ख्याल से स्टॉक इज क्वाइट पॉइज्ड कि वो 3000 तक भी जाने के लिए तैयार है। पोजिशनली चलेगा तो आप इसी लेवल्स के अनुसार ही इसको एक्यूमुलेट कीजिए। ओके, ठीक है, डन। हम आपके सामने न्यूज़ वाले, फंड एक्शन वाले, इनसाइडर ट्रेडिंग वाले शेयर्स, कैश के शेयर्स, फ्यूचर्स के शेयर रख रहे हैं, लेकिन एक और हिस्सा भी है जो आजकल बहुत ही प्रचलित है, जिसमें काफ़ी अच्छा पैसा बनता है, वो है ऑप्शंस। आइए चेक करते हैं आज का ऑप्शंस का चैंपियन। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं आज बताने के लिए कि उन्होंने ऑप्शंस कौन सा चुना है। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, पहले आपने इंडेक्स चुना है कि स्टॉक्स? वेरी गुड मॉर्निंग टू डिम्पी जी। देखिए, चुना है स्टॉक्स, और सेक्टर जो अच्छे लग रहे हैं वो है निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी। तो डिफेंसिव पे थोड़ा सा फोकस है। जिस हिसाब से एक तरफा रैली हमने बाजार में देखी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट एंड सेक्टोरल रोटेशन हमें देखने को मिलेगा। और निफ्टी फार्मा इंडेक्स बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। सारे ही फार्मा स्टॉक्स बचेंगे आज के सेशन में। स्पेसिफिकली ग्लेनमार्क हमें टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट है, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि सितंबर सीरीज में ग्लेनमार्क 820 से 840 की ओर हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए ग्लेनमार्क का 810 का कॉल ऑप्शन, जो करंटली 18.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी डिप मिले, 18 के नीचे मिलता है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी अच्छे बनेंगे। और ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 23 का है, सेकंड टारगेट 26 का है, स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 14 रुपीज का, आइडियल बाइंग रेंज 17 से 18 के बीच की होगी। अगर हम मैक्सिमम रिस्क की बात करें तो यहाँ पे रिस्क जो है वो है 5,800 रुपीज का इन रुपीज टर्म,
और रिवॉर्ड बन सकते हैं 11,600 के अगर 26 के टारगेट हिट होते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी फार्मा इंडेक्स में से ग्लेनमार्क हमें थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है, बट ओवरऑल फार्मा और आईटी पे नजर रख के चलनी चाहिए। ओके ठीक है, फार्मा और आईटी पे नज़र रखनी चाहिए। आईटी के स्टॉक्स पे भी हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। फार्मास्यूटिकल ग्लेनमार्क थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, इसके पीछे की रीजनिंग भी बताई, प्रशांत ने भी आपको बताया। अब हमने ऑप्शंस में भी कन्वर्ट कर दिया इसको। 810 की आपके लिए कॉल है, ये 18 रुपये में मिल रही है अब आपको। 23 से 26 रुपये का टारगेट है। वैसे मैं बता दूं ये 50% चली हुई कॉल है, लेकिन ऑप्शन से 50% का कोई मतलब नहीं होता, 200-500% तक भी चल जाती हैं, तो इसलिए आप इसको खरीद सकते हैं। 26 रुपये का आपका टारगेट, 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप मेरे से चेक करवा रहे हैं तो 11,500 रुपये आएंगे और 5,500 पे जाएंगे। ये 1:2 है, फिक्स है सौदा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई हैज वेज नहीं करना, प्लेन वेनिला कॉल है 810 की, आप इस पे ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉसेस हमारी गुजारिश है कि पिवट पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेटेड होते हैं, इसलिए इनके साथ कोई छेड़खानी ना कीजिएगा। 10 में से 9 लोग इसलिए पैसा छोड़ देते हैं या फिर मार्केट में पैसा गंवा देते हैं क्योंकि अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखते, ट्रेडिंग डिसिप्लिन नहीं रखते। बस वो रख लें तो फिर काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74-75 पॉइंट अभी भी निफ्टी ऊपर है, ये थोड़ा ऊपर शेक कर रहा है वापस से, जैसे हमने आपको नोटिस भी करवाया था। एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं जहाँ पर आज शुरुआती मजबूती है। परसिस्टेंट के नाम से एक कंपनी है। प्रशांत जी एक बार जरा चेक करेंगे। परसिस्टेंट आईटी से ही जुड़ी हुई कंपनी है ये। बिल्कुल निमित, इनफैक्ट ये मिड कैप आईटी में एक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कई वक्त से, और 5,100 इसके लिए एक बहुत अहम लेवल था। जैसे इसको क्रॉस किया स्ट्रेट 1,000 पॉइंट ऑलमोस्ट हम देखें तो 6,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी मुझे लग रहा है स्ट्रेस्ड है, इस लेवल पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अगर आपके पास पोजीशन हो तो आप 5,950 से ट्रेल करो। इसमें डिप आनी चाहिए, थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए, फिर आप इसमें काम कीजिए। इस लेवल पे फ्रेश एंट्री में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। राइट, 6,000 का परसिस्टेंट हो गया, क्या जबरदस्त चला है स्टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टॉक्स में बहुत रुचि हो रही है, बाजार की भी रुचि है, सरकार की भी रुचि है, क्योंकि सरकार जो अब कैपेक्स ड्राइव लेके आ रही है वो रेलवेज एज अ व्हीकल। आप देखिए नई रेल रूट्स आ रहे हैं, यही नहीं, नए ट्रेन स्टेशन भी बनने की बात है, पूरा रीमॉडर्नाइजेशन करने की बात है। हमने देखा है कि रेलवेज एक गवर्नमेंट कैपेक्स का व्हीकल बन गया है और स्टॉक्स ने बहुत वैल्यू क्रिएट की है, बाजार में चल भी रहे। आज भी रेल विकास निगम जो फोकस में है इस समय 8% ऊपर है और बाजार का पसंदीदा स्टॉक तो है ही। तो रेल विकास निगम के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे लग रहे हैं कंपनी के, किस तरह की सरकार की योजनाएं जिसका पार्ट का फायदा इस कंपनी को मिलेगा, ये सारी बातचीत डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आरवीएनएल के डायरेक्टर हैं राजेश प्रसाद जी। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके आज। पीएसयू कंपनीज ने जितनी वैल्यू क्रिएट की है पिछले कुछ सालों में और अभी भी, अब रेलवेज के ऊपर पूरा फोकस आ गया, बहुत ही काबिल तारीफ है। प्रीमियम नहीं मिलता था, एक समय था पीएसयू कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं समझी जाती थी, लेकिन वो सारा माहौल बदल चुका है। ये बताइए सर, आरवीएनएल की बात कर लेते हैं। इस समय आप काफ़ी बिजी चल रहे होंगे क्योंकि कारोबार तो बढ़िया चल ही रहा है। बताइए क्या 2-4 स्ट्रेटेजिक एरियाज पे आप फोकस कर रहे हैं इस समय, किस तरह के ऑर्डर्स हैं, किस आपकी कैपेसिटीज कैसी चल रही हैं, कहाँ पे फोकस कर रहे हैं सबसे ज्यादा? तो अजय शर्मा जी, डिम्पी कालरा जी, प्रियंका जी, सबको नमस्कार। हमें हमेशा अच्छा लगता है जब आपके टीवी चैनल पे आता हूँ और आपके स्टीम व्यूअर के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ। मैं अक्सर ये बोला करता हूँ कि एक आरवीएनएल का एक एंथम है कि हम भारत का स्वर्णिम कल हैं, बात नहीं इतिहास की, राहे दुर्गम पर हम सक्षम हम हैं गति विकास की। ये जो हमारा एंथम है ये काफी वाइब्रेंट है। और अभी इंग्लिश आपके ईटी नाउ में एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का एक पुराना कोट है जो अक्सर आजकल भी देखने को मिल जाता है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो आपको याद होगा 4-5 साल पहले ये कंपनी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, असाइनमेंट्स मिलने बंद हो गए थे और उसी समय हमारी कंपनी की लिस्टिंग हुई, आईपीओ आया अप्रैल 19 में, OFS 1 आया, OFS 2 आया, फिर कोविड आ गया। कोविड आने के वक्त पूरा सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में भी डिस्टर्ब हो गया, बट हमारी कंपनी हमेशा फोकस रही, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की और इसी कारण से इवन कोविड में भी हमारा परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई रहा और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम लोग इंक्रीज करते चले गए। एंड तो हमने रिफॉर्म किया, परफॉर्म किया
और अपने आप को अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम लोकल रेल इंफ्रा टू ग्लोबल ऑल इंफ्रा। तो आपने एक ऑर्डर बुक की बात की, वे फॉरवर्ड की बात की, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने 97,000 करोड़ के 175 नंबर ऑफ बिड्स में पार्टिसिपेट किए, एंड उस 175 नंबर ऑफ बिड्स में हमें 30,000 करोड़ के या तो ऑर्डर मिले या L1 हुए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही इस कंपनी के लिए, क्योंकि एक सरकारी कंपनी थी। अभी आप PSU के बारे में बता रहे थे। तो आने वाले टाइम में आप हमें देखेंगे कि केवल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं, ऑल काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और अभी जो G20 में एक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया गया था, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें RVNL का जो होगा वो एक काफी बड़ा रोल होगा, चाहे वो रेल सेक्टर का हो या मरीन सेक्टर का हो। इसकी डिटेल्स अभी आने बाकी है। हमने अभी जो रिसेंट कुछ ऑर्डर्स पाए हैं वो रेलवे सेक्टर का था। एक गुजरात में वेस्टर्न रेलवे का अराउंड 23 किलोमीटर का ये छोटा ऑर्डर था, गेज कन्वर्जन का था। फिर हमने 2 ऑर्डर्स पाए हैं जो कि टर्नकी प्रोजेक्ट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के। ये बेसिकली गुजरात बिजली कंपनी लिमिटेड के एक 280 करोड़ का था और एक 320 करोड़ का था। 500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स थे और इसका जो टाइमलाइन था 2.5 इयर्स का था। एंड हमने अभी नागपुर मेट्रो में एक में L1 हुए, एक में LOA मिला। HORC हरियाणा ऑर्बिटल कंपनी, जिसमें टनल्स वगैरह के वर्क हैं, वो एक आने वाले टाइम में एक बड़ी कंपनी होने वाली है। दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसमें हम लोगों को वर्क मिला है। और ये जो कॉरिडोर जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें जो रेलवे पोर्शन होगा UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन एंड इजराइल, तो हम उसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अभी उसके रोड मैप डिसाइड नहीं हुए हैं, उसमें अभी 60। हाँ, ये बताएं जी। मैं ये जो आपने पॉइंट बोला है ना, बस यही एक लाइन लेके मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि हम एक डोमेस्टिक रेलवे इंफ्रा कंपनी के तहत जो अभी तक काम कर रहे थे, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अ ग्लोबल रेलवे इंफ्रा कंपनी। मुझे इसके बारे में बताएं, कितनी बड़ी पोटेंशियल है? ये मिडिल ईस्टर्न जो कॉरिडोर है, ये कितने सालों का काम हो सकता है? क्योंकि अगर आपने एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, आपने प्रदर्शन दिखा दिया, अपना जबरदस्त काम कर दिया आपने मिडिल ईस्टर्न, तो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ेगी कि आप साहब हमारे यहाँ भी काम करिए। सबको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, हर देश को। ये बेसिकली ये आपको यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज सच, मतलब बेसिकली कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज सच कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? विजन इनटू रियलिटी, कन्वर्टिंग विजन इनटू रियलिटी, एंड इट हैज गॉट डिफरेंट स्टेप्स, इट हैज गॉट अ कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हमें कंसीव करना पड़ता है, कंसेप्ट बनाना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, फिजिबिलिटी स्टडीज करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल्स करने पड़ते हैं, एस्टिमेशंस होते हैं, DPR बनते हैं, उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है, एग्जीक्यूशन होता है, देन डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। RVNL का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि हम इस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हर स्टेज में इन्वॉल्व है। हम हर स्टेज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डील कर सकते हैं। सो ग्लोबल ऑल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में केवल हम कॉन्ट्रैक्ट का, केवल डिजाइन का काम करेंगे या सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। इनफैक्ट वी आर थिंकिंग टू गेटिंग डाइवर्सिफाइड इनटू द ऑपरेशन बिजनेस आल्सो। सो आने वाले टाइम में RVNL का रोल बड़ा होने वाला है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमने भारतीय रेल के लिए 140 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके, कमीशन करके हैंडओवर किए हैं ऑपरेशंस के लिए। अभी हम मेट्रो सेगमेंट्स, हाई स्पीड सेगमेंट्स, इवन द मरीन सेगमेंट्स, मरीन सेक्टर्स में, नॉट लिमिटेड टू इंडिया, हर जगह ट्राई कर रहे हैं काम करने का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि RVNL एक दूसरे लेवल पे पहुंच रहा है, और हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, जो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स हैं, जो मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो जिसके बारे में आपने बात की, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम उस तरह के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में RVNL काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपके ऊपर देश की काफ़ी भागदौड़ है और काफ़ी आपको विकास करवाना होगा। ये आपकी कंपनी के लिए अच्छी भी है और हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके कि देखिए आपने प्रूफ भी करके दिखाया। सर, इसी सिलसिले में मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इस समय की ऑर्डर बुक कितनी है, और जो इस विजिबिलिटी की भी आप बात कर रहे हैं, अगर मेरे को आप 4 से 5 साल की विजिबिलिटी इन ऑर्डर बुक्स में भी दे पाएँ तो मेरा थोड़ा काम और आसान हो जाएगा, मैं नंबर्स में समझ पाऊँगा। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक की बात करते हैं। ऑर्डर बुक का जो रिकंसिलिएशन होता है हम तो हर दिन नहीं करते, बट
31 मार्च को जो रिकंसिलिएशन किया था उसमें 65,000 करोड़ का था। उस 65,000 करोड़ में हमारे रेलवे सेगमेंट्स के जो रेलवे टिपिकल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो 35,000 करोड़ के थे। 30,000 करोड़ जो हमने मार्केट से बिड करके लिए थे। सो आज के रेट का जो ऑर्डर बुक है ये है। अब जो फ्यूचर ग्रोथ का आप जो बात कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर हमारा जो टर्नओवर रहा था जिसको हम टॉप लाइन भी कहते हैं 20,000 करोड़ का प्लस था, और हम चाहते हैं कि ये जो टॉप लाइन है वो मार्जिनली ग्रो करे, बट बॉटम लाइन जिस परसेंटेज से ग्रो कर रहा था, जिसका हमारा CAGR 15-16% था, वो परसेंटेज हमारा मेंटेन रहे। तो नेक्स्ट 4 to 5 years में अच्छा नहीं, द ऑर्डर बुक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द वर्क्स ऑन द असाइनमेंट बेसिस और द नॉमिनेशन बेसिस। तो ये ऑर्डर बुक हम ये चाहेंगे कि ऑल द टाइम इन नेक्स्ट 4 to 5 years एटलीस्ट 3 to 4 times ये मेंटेन करें। सो अगर 20,000 का मेरा टर्नओवर है, आज के रेट में 65,000 करोड़ है, डाउन द लाइन आफ्टर 5 years, सपोज वी आर हैविंग अ 30,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर बुक, दैट टाइम वी मस्ट हैव द ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 1,25,000 crores. So that is the kind of the future outlook in connection with the order book, and in connection with the execution, the bottom line, the PAT is today is around 1,270 crore. It should grow at a rate of around 15% down the line for the next 5 years. राजेश जी, कितनी क्लैरिटी से आपने ये नंबर्स रखे हैं, बहुत बढ़िया। 4 to 5 years आपका 15% प्रॉफिट ग्रोथ की जो आपने गाइडेंस दी है और एम दिया है, बहुत बहुत काबिल तारीफ है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 36,000 करोड़ की मार्केट कैप है अभी व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, और ऑर्डर बुक के हिसाब से 1.2 टाइम सेल्स पे है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई स्टॉक बहुत चल गया कि मैं आजमाऊं अपना बेट, तो पुल बैक पर ज़रूर आप रेल विकास निगम को बना के रखें, क्योंकि फंडामेंटल बहुत मजबूत है और विजिबिलिटी क्लियरली मैनेजमेंट ने शेयर की है। एक बार स्टॉक चेक भी ले लें, उसके बाद हेडलाइंस पे जाएंगे। सोनी, ज़रा RVNL के चार्ट को देख के बताइए क्या लगता है। ये ऑलरेडी RVNL एक्चुअली काफी चल चुका है एंड स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ में ही है। मेरे ख्याल से 190 की तरफ तो इसका क्लियर कट एक टारगेट बन रहा है, बट आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं ओवर अ पोजीशन, लाइक पोजिशनल पीरियड पे आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 170 to 160 का रेंज बहुत ही अट्रैक्टिव है अक्यूमुलेट करने के लिए। इसका 140 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो पहला टारगेट 190 तक रहेगा। मेरे ख्याल से 190 के क्लोजिंग के ऊपर वो आराम से 250 तक जाएगा, बट वो थोड़ा और पोजिशनल बन जाएगा मीडियम टर्म। सो इमीडिएट टारगेट के लिए आप इसको 190 के लिए इसको ये बाइंग कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो ट्रेडर्स ऑलरेडी अपने लोअर लेवल से बाई किए हैं, तो आप इसका ट्रेल भी कर सकते हैं। 170 160 के रेंज में आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, पार्शियल बुक भी कर सकते हैं प्रॉफिट चाहे तो। ओके, ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप, और अदरवाइज बाकी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुनाफा तो लेके जाना भी चाहिए, लेकिन इस